हेलो। हेलो, आप लोग काइंडली मुझे सुन सक रहे हैं? पहले जो मैंने कहा कि अगर जी आवाज आ रही है। ओके ठीक है। पहले जो कहा है वो तो नहीं पता, लेकिन अभी आ रही है। उससे पहले ज्वाइन अभी किया। मैंने ये कहा था कि ये हमारी गाइडलाइंस के हवाले से कॉन्शियसनेस रेजिंग की प्रैक्टिस को, इसको हमने गाइडलाइंस को प्रैक्टिस करने की एक ली हुई थी। और इसके अलावा एक ये, तो इनके हवाले से मैंने कहा किसी का कोई एक्सपीरियंस, कोई इनसाइट्स, कोई रिफ्लेक्शंस कोई शेयर करना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम। हेलो। ओके, अगर किसी के पास नहीं है ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग जर्नल के हवाले से। तो आप सबसे अगली प्रैक्टिस पे आते हैं कि आप सब में से किस किसने प्री जर्नलिंग, प्री लर्निंग के बारे में अपने पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने लिखे हैं कुछ, लेकिन उसको भी डिस्क्राइब करना है कि बाद में ब्रेकअप रूम में। हाँ, पहले मुझे कुछ और लोग भी बता दें कि प्री लर्निंग के हवाले से किस किस ने पॉइंट्स लिखे इस सब्जेक्ट के हवाले से। लर्निंग जर्नल के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को अपनी जिंदगी में, या किसी भी नॉलेज को, या किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट और इंटरनलाइज करने के लिए एक टूल है जिसको सीख रहे हैं। उससे, उसको सीखने से या उस स्किल को सीखने से फायदा ये होगा कि हम जो भी नया नॉलेज लेंगे उसको कॉन्शियसली, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करके अपनी अपने नॉलेज का हिस्सा बनाएंगे, जिसकी वजह से वो लर्निंग हमारे लिए इम्पैक्टफुल होगी। ये वो स्किल है, ये उसका फायदा है। और इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा इजाफा होता चला जाता है। और साथ साथ ये होता जाता है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम लोग लर्निंग के लिए ज्यादा क्यूरियस माइंडसेट एक डेवलप करते चले जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सारे बेनिफिट्स की तरफ लेके जाती है, जिसको आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करना है। जिनमें से कुछ फवायद ये भी हैं कि लर्निंग का पेस तेज होता है, लर्निंग फोकस्ड होती है, लर्निंग आपके के लिए इजी होती चली जाती है, आपको वो मीडियम्स पता चल जाते हैं कि मेरे लिए कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इस लर्निंग जर्नल के हवाले से पता चलेंगी। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या था? तो पहला स्टेप ये था कि हमने कहा कि अभी हम लोग बाकी सारे जो भी आप लोगों की जिंदगी में हो रहा है, हमारी जिंदगी में हो रहा है, उस सब को छोड़ के हम एक सब्जेक्ट, कौन सा, यानी कि ये जो वर्कशॉप है कॉन्वर्सेशंस का, और ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो रिलेशनशिप्स डेवलप करती हैं, और खास तौर पर वो रिलेशनशिप जो हमारे स्पाउसेस के हैं और हमारे बच्चों के साथ हैं, हमारी फैमिली के हैं। तो इन रिलेशनशिप्स को और इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि पहले इस पे जर्नल, लर्निंग जर्नल इस सब्जेक्ट का लिखना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने खुद ही आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बना के रख दिए थे, जिनको मैंने पोस्ट कर दिया था कि इस सब्जेक्ट के हवाले से आप लोगों का क्या ख्याल है, पेरेंटिंग क्या होती है, बच्चे कौन होते हैं, अच्छा पेरेंट कौन होता है, बुरा पेरेंट कौन होता है, इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस। तो ये है तारुफ पूरे हमारे लर्निंग जर्नल का, प्लस हमारे इस वर्कशॉप में लर्निंग जर्नल इस सब्जेक्ट के हवाले से कि हमने ये सीखना है जो। तो ये काम था। अब बताइए कि आप लोगों से कौन, जो लोग कर सके हैं उनके बारे में अगर पता चल जाए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं, यानी मुझे ये पता चले अगर सब लोगों ने ये किया हुआ है तो फिर इट्स ओके, फिर हम अगले पार्ट से शुरू करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हुआ हुआ तो मैं फिर ताकि ब्रेकआउट रूम ओपन करूं और आप लोग उसमें ग्रुप्स में फिर ये काम कर लें। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ, इसलिए मैं पूछ रही थी। जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैं बस अपना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको शेयर करना चाह रही थी जी जी कि अ, जो यानी कि इर्द गिर्द के माहौल और बिहेवियर से मैं बहुत इरिटेट होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये है कि अब मैं आराम से वो सारा कुछ सुन लेती हूँ और फेस करती हूँ। और मुझे यानी कि मेरे ऊपर जो इरिटेशन या जो भी इस तरह के इफेक्ट्स आते थे, वो यानी कि एक सुकून सा फील होता है कि कोई यानी कि अंदर असरात अ, अल्लाह का शुक्र है, यानी कि ये एक काफी यानी कि चेंज मैंने फील किया अपने अंदर के स्पाउस से भी बात करते हुए और बाकी इर्द गिर्द की से। तो ये मैंने बस बताना था कि मुझे बहुत सही सही। फायदा महसूस हुआ। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। जी। यकीनन और सुनना गौर से, बल्कि मुझे मुश्किल लगता था कि मैं किसी को सुनना तो दूर की बात, यानी कि उस तरीके से कि भाई मैं मुतवज्जो से सुनूंगी, तो वो भी मेरा एक सिलसिला शुरू हो गया है। और जो मुझे होता था कि मैं सुन ही नहीं सकती, या अगर सुनती थी तो बड़ा ज़ब्त करके सुनती थी। तो मैंने अपने आप पे खुद मुझे फ़ील हुआ है कि मैं इतनी सुकून से बैठी हुई हूँ और मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा है इस चीज़ का। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। सही सही। अच्छा, और तैयबा आपको क्या लगता है कि कौन सी गाइडलाइन ने आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट किया? ये बस यही मैं इस पे गौर से सुनने वाली चीज़ को जो है ना वो सही। कर रही हूँ कि, और दूसरा ये है कि दूसरे की जगह पे उसको और अपने आप को रख के तो फिर सुनना, तो इससे सामने वाले शख्स पे भी उसका असर यानी कि चेंज महसूस किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, और प्री लर्निंग के हवाले से वो जो प्री लर्निंग जर्नल वो आपने किया या नहीं किया? वो कुछ। अ, जी, थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं। अभी लिखने में जरा मैं थोड़ी सुस्त हूँ। बस यही है कि वालिदैन वही पसंदीदा होते हैं जो जिनके आपस के ताल्लुकात बेहतर होते हैं वालिदैन के लिहाज से, यानी कि बच्चे उनको ज्यादा, चाहे आपस के ताल्लुकात अगर अच्छे नहीं हैं, चाहे वालिदैन बच्चों से मोहब्बत भी कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए इतने पसंदीदा नहीं होते। ठीक, ठीक, सही। ओके, यानी आपने ये चीजें लिखी लिखी है ना, क्योंकि ये लिखा होना जी बहुत ज्यादा जी, जरूरी है, ये क्योंकि ये इतना तो मैंने यानी कि लिखा है। तो चंद क्वेश्चन इसमें, ये स्पाउस का भी वो लिखा है कि यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो इज्जत चाहिए होती है, मतलब हस्बैंड को इज्जत देनी चाहिए मोहब्बत के साथ साथ, और हम्म, खास तौर पे दूसरों के सामने एहतराम और इज्जत जरूर दे, और दूसरे को की राय को वैल्यू दे, यानी कि दूसरे को वैल्यू दे। ठीक है। तो ठीक। बच्चे फितरतन तो माँ बाप से मोहब्बत कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस तरह पसंद नहीं करते उनकी इन सारी चीजों को, जब आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हों तो। जब सही। वो यानी कि दोनों एक दूसरे को इज्जत दे रहे होते हैं ना, तो बच्चे उससे बहुत ज्यादा यानी कि पसंद भी करते हैं और उनकी बात को बहुत ज्यादा वैल्यू भी देते हैं। ठीक है। ठीक है, सही। तो यानी कि ये 2 पॉइंट्स आपने इसके हवाले से लिखे हैं। ठीक है। ठीक है तैयबा, इसको देखिएगा। अभी हम बल्कि ब्रेकआउट रूम इस पे कर ही लेते हैं, ताकि जिसका नहीं काम हुआ वो भी फिर साथ हो जाए। तो जहां आपको लगा कि आप इम्प्रूवमेंट या आप किसी के बेहतर आइडियाज लगे हैं पेरेंटिंग के हवाले से, जैसे आपने 2 पॉइंट्स दिए हैं कि वो पेरेंट्स जो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और जिनका आपस में रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो वो पसंदीदा पेरेंट्स होते हैं या बच्चे उनको पसंद करते जी हैं। तो इन 2 पॉइंट्स के अलावा अगर आपको ब्रेकआउट रूम में ऐसा महसूस हो कि किसी और की ओपिनियंस पेरेंटिंग और स्पाउस रिलेशनशिप के हवाले से डिफरेंट है और अच्छी हैं, तो आप उनको अपनी नॉलेज में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी। जी ओके जी जी। जी फारूक, थैंक यू तैयबा। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, अच्छा, इसमें जो प्री लर्निंग की स्लाइड थी, जी। इसको पढ़ा तो मैंने काफी दफा था, हम्म। लेकिन इस पे जो लिखा है मैंने, वो काफी सारे पॉइंट ज़हन में आए थे, लेकिन
जो मेरे लिए यानी आफ्टर ये कन्वर्सेशन वाला जो पहला हमने वर्कशॉप किया, इसके बाद जो मैंने जो पॉइंट, तो एक पॉइंट मैंने बस लिखा है कि क्या होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें मेरे लिए ये है कि आइडियल जो पेरेंट्स या फिर स्पाउस या हस्बैंड यानी स्पाउस को होना चाहिए, तो वो काफी सारे फैक्टर्स है जो मतलब रेस्पेक्ट करता हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो, ये सारी चीजों के सबसे जो ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो ये है कि जो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने एम्पैथिकली, या जो कन्वर्सेशन फ्रेंडली हो आपस में। तो ये जो है बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, जो आपस में कन्वर्सेशन फ्रेंडली हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है। कि जब ये वाली चीज होगी तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर सकते हैं। अगर जो भी प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो वो जब तक डिस्कस ही नहीं होगा तो आगे जो है ना वो एग्रीवेट होता जाएगा। ठीक। तो ये सबसे बड़ी, ये मैंने कहा था। दूसरा बच्चों के लिए भी यही था कि, या स्पाउस के लिए भी, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आजादी राय इजहार जिसको कहते हैं ना, सही। कि ये होनी चाहिए। और यानी ये सारी एक ही चीज से लिंक है। तो वो इससे ये होगा कि आगे जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा, उनके साथ कौन से प्रॉब्लम है, इश्यूज चल रहे हैं, जब तक वो उसका इजहार नहीं कर पाएंगे किसी भी फियर या उसकी वजह से, तो वो आप उस चीज तक पहुंच नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। सही सही, बिल्कुल। तो आगे फिर थे एक रीजंस फॉर वो डिसीजंस, तो वो मैंने बच्चों के बारे में या स्पाउस के बारे में बहुत कम डिसीजन खुद से लिए, यानी कि वो डिस्कशन के बाद ही लिए, या फिर जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं किसी को दिया जरूर है, लेकिन ये है कि कोई इस तरह के यानी कि जिससे अफेक्ट हो सकते हैं उनकी जो भी है पेरेंट्स, या पेरेंट्स कह रहा हूँ बच्चे या स्पाउस, तो वो डिस्कशन से लिए डिसीजन। बाकी जो है आगे जो जो अगले थे कि सीरियस क्वेश्चंस, वो तो पूरा मेरा ख्याल इसी में हम डिस्कस करेंगे, वो कोई एक नहीं है, वो तो फिर आगे जैसे जैसे आगे चलेगी वर्कशॉप, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, मैंने कहा चलें सही इसको सही, डिस्कस। ठीक है। ठीक है। तो सही, ठीक है। अच्छा, फिर भी फारूक, अगर आप जितना लिख सकें, मसलन ये सिर्फ आप अगर रिफ्लेक्ट करने के लिए बैठे हैं तो यानी 10 मिनट्स आर मोर देन एनफ कि व्हाट आर द सीरियस क्वेश्चंस। तो मसलन जैसे भी आपने ऊपर ये कर लिया ना कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो इसी तरह पेरेंटिंग और स्पाउस रिलेशनशिप के हवाले से भी निकल आएंगे। तो वो आइडिया के तौर पर, क्योंकि हमने ना 4 मंथ्स के बाद इनको रेफर करना है, तो यानी कि हो सकता है मिसाल के तौर पर जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किए थे तो मेरे लिए था कि डिसिप्लिन, चाइल्ड डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे बड़ा इशू, सीरियस क्वेश्चन ये था कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जा सकता है। तो जाहिर है मुझे उसको 4 मंथ्स क्या, मुझे 2 मंथ्स बाद ही जब मैंने उसे रेफर किया, या 6 मंथ्स बाद, और बार बार किया, तो चीजें फिर बहुत मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट था मेरे लिए जानना कि अच्छा मेरे कंसर्न्स में क्या तब्दीली आई है। तो ये बहुत ही ज्यादा अहम है आप सबके लिए भी, बहुत ज्यादा, बल्कि ये अमेजिंग भी होगा आप लोगों के लिए। तो काइंडली जो भी आपके जहन में आए ना, लिख जरूर लीजिएगा इन तीनों, चारों, पांचों क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स आपके जहन में आए। ठीक है। थैंक यू फारूक फॉर शेयरिंग। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैंने कहा ये जो मैंने बोला ये मैंने वो लिखा हुआ ही बोला। ठीक है, सही है। ओके, थैंक यू जी। फौजिया नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स पूछे गए हैं कि आप अपनी प्री लर्निंग लिखें, तो क्योंकि इस पे थोड़ा सा मैंने पहले काम किया, तो उसमें मेरी चूंकि दोनों साथ हैं, वो आगे चल रही हैं, वो यानी लाइक वो ब्रैकेट्स सभी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मिसालें दे के बता देती हूँ, शायद उससे हेल्प हो जाए। और उसमें से मैं सिर्फ चंद मिसालें इसलिए दूंगी ताकि हैं वो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, सिर्फ चंद इसलिए दूंगी ताकि हर एक का अपना हो थॉट प्रोसेस ना। यूं समटाइम होता है कि हम लाइक वो फिर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग रोक देते हैं, क्योंकि मैं इसकी वजह ये है कि मैं थोड़ी सी इसको मुझे अगर समझने अगर कुछ माह हो गए करते हुए, तो इसलिए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मेरी जो प्री लर्निंग में मैं ये कहती थी कि ओबीडियंट बच्चा जो है, वो ओबीडियंस मेरे लिए बड़ी वो एक मानी रखती थी बच्चे की उसमें। लेकिन वो फिर जैसे मैंने जब मुझे पता चला ओबीडियंट तो कोई इतनी बड़ी की नहीं है, और उसके नुकसानात ओबीडियंस के क्या हो सकते हैं, और वो फिर
लेकिन उसमें 2 साल इस ओबीडियंस को करने में मुझे 2-2.5 साल लगे। पहली दफा जब मैंने सुना था कि आपको किसने कहा है कि ओबीडियंट बच्चा अच्छा होता है, तो वो उस चीजों को यानी मुजफ्फराबाद में थी तो मैं 2-2.5 साल से ऊपर हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर तक, तो इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा स्कैटर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे एक्सप्रेशन से, मैं आप लोगों के एक्सप्रेशन से नहीं वाकिफ। तो तो उसमें ये कि मिसाल के तौर पे यहाँ तक तो बात सही है, बच्चा दूध ला दे, पानी ला दे, खाना पकड़ा दे, ये कर ले, लेकिन जब वो बात यहाँ तक चलती है कि अब वो आपने उसको इतना ओबीडियंट और कंप्लायंट बनाया हुआ है, वो अपनी जॉब अपनी मर्जी की नहीं आर्गुमेंट करके चुन सका, वो अपनी बीवी नहीं चुन सका, वो कुछ और नहीं कर सका, तो उसके किस किस लेवल के बड़े बड़े फिर हादसात, यानी वो कहाँ तक आपको ले जाती है और उसके क्या क्या नुकसानात भुगतने पड़ते हैं कि ये ओबीडियंस की जो चीज है वो एक नस्ल खराब करने का बायस बन सकती है। तो आप बड़े एहसन तरीके से अपने वालिदैन या अपने बच्चों के साथ आप उनको अपनी बात बता सकें, यानी कि आप उनके साथ ताल्लुकात ना खराब करें, लेकिन आप बताएं कि माँ बाप या उसको कि मैं हूँ इधर, और इसकी फिर बहुत सारी मिसालें आप लोगों को अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगियों में मिलेंगी। क्या यानी आपने बताना है उनको कि मैं आपकी चॉइस का इसको क्यों यहाँ पे एहतराम नहीं कर सकता, मैं ये वाला प्रोफेशन क्यों नहीं जा सकता, लेकिन आपको नहीं मैं छोड़ सकता, माँ या बाप या जो भी कहे, मैं यानी बात में ये मेरी सुने, लेकिन समझ आ रही है बात या इसको मजीद क्लियर करूँ कि इसी तरह बहुत सारी, ये तो एक मैंने इसको किया, इसको मैंने एलेबरेट करके बताया, बाकी मैं छोटे छोटे पॉइंट में बताती हूँ। इसी तरह जैसे कहते हैं कि नो, मैं भी ये सोचती थी कि जो बच्चा आर्गुमेंट करता है, सोचती थी नहीं सोचती, अभी भी कॉन्सेप्चुअली मुझे थोड़ी सी चेंज आई है, लेकिन मेरे असल में मुझे हर दफा अभी तक झटका लगता है और फिर मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए चुप कराती हूँ, यानी अभी तक मेरे अंदर, क्योंकि वो इतने सालों की कंडीशनिंग है, जैसे ही बच्चा या कोई आर्गुमेंट करता है तो मुझे गुस्सा ही आता है बज़ाहिर, लेकिन मैं फिर अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि हमें स्कूल में क्लास में शुरू से कहा गया है ना, नो आर्गुमेंट्स किड्स, नो आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स मैं नहीं सुनूंगी। तो वो जाहिर सी बात है, वो हमारे अंदर हमारी कंडीशनिंग इस तरह हुई हुई है। तो लेकिन अब मुझे उससे पता चला है कि आर्गुमेंट की बच्चे को एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, वो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होता जाएगा, पहले वो 5-10 साल की उम्र में किस तरह आर्गुमेंट करेगा, और अगर हम साथ साथ उसको कर रहे हैं तो उसकी आर्गुमेंटेशन कितनी रिफाइंड और मुहज्जब होती जाएगी। तो इस तरह और बहुत सारी चीजें, सपोर्ट एक हस्बैंड की तरफ से, मैं सपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले मैं किस चीज को सपोर्ट समझती थी, अब मेरे नजदीक उसकी क्या डेफिनेशन है, या फिर इसी तरह से अपने बच्चे की इज्जत एक उसी इंसान, एक आम इंसान की तरह। अब ये भी कंसेप्चुअली मुझे बात समझ आ गई, लेकिन आदत जैसे जैसे हम कहते हैं उठो ये जगह खाली करो, ये प्लेट मुझे दो, तो उसका मुझे अब नुकसान पता चला है कि वो भी अपने छोटे बहन भाई के साथ एग्जैक्ट यही कर रहा है। तो वो भी इसी तरह कह रहा है कि मुझे दो, ये मेरा है। तो ये इन चीजों को, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा है, आप समझ लें 2.5 साल या 2 साल लग गए इन चीजों को, और वो भी अभी भी मेरे से सादर नहीं होना, ये शुरू ही अभी सिर्फ मेरे दिमाग में ये थोड़ी सी आई हैं। और लेकिन क्योंकि अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी को देखूं तो उसमें कुछ चीजें जाहिर आई हैं, तो चेंज हुई हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि ये भी मेरी 2 सालों में चेंज हो जाएंगी। इसी तरह पहले मैं ये समझती थी कि मियाँ बीवी को अपने मसाइल जो है सबके सामने नहीं रखने चाहिए, तो अब ये भी ऐसा फार्मूला है जो सबके ऊपर नहीं लगा। मैं मानती हूँ कि बहुत पैटी कोई नहीं, लेकिन कहाँ मतलब कि किस तरह से जो है ना ये चीज किस तरह से हार्म कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह से कि मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरा नलका खराब है फॉर एग्जांपल, और मैं कहूँ कि मैं हम दोनों ये सही करेंगे, मैं और मेरा हस्बैंड, तुम उसको भी नहीं समझ आ रही, मुझे भी नहीं समझ आ रही, हम उस टनल में फंसे हुए, लेकिन हम जैसे ही किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, वो कहते हैं नलका खराब होना ये क्या मसला है, मैं तुम्हें 2 मिनट में ठीक करके देता हूँ। वो एक्सपर्ट किस तरह से उसको डील करता है और आप 2 लोग उसको किस तरह से डील कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये जिसको हमने वैल्यू बनाया हुआ है, यानी एक और किस तरह फिर कहाँ, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइनमेंट में आएगी कि कौन सी बात करनी है, किससे करनी है, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है। हाँ पहले, लेकिन इसी तरह बच्चों के सब, और इस तरह के अगर अभी मैं सब बोलना शुरू करूं तो वो 500 से ऊपर हो जाएंगे पॉइंट्स। तो इसलिए सिर्फ ये और भी बहुत सारे मेरे अभी लिखे हुए हैं, लालच, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की हैं चीजें, बहुत सारे मतलब इस तरह हैं। तो ये मेरे प्री लर्निंग जर्नल का आप ये समझ लें, लेकिन अभी इसके चंद शेड कंप्लीट हुए हैं, इसमें बहुत सारा कुछ रहता है। बिल्कुल सही, ठीक है। एग्जिस्टिंग आइडियाज यानी कि आपने हमें 2 साल पहले के बता दिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कहा कि आप ये समझती थी कि बेस्ट चाइल्ड वो है जो कि ओबीडियंट हो, बेस्ट चाइल्ड वो है जो आर्ग्यूमेंट ना करे, बेस्ट हस्बैंड वो है जो सपोर्ट करे, लेकिन सपोर्ट किस किस टाइप की होती है वो पहले कुछ और थी, अब वो कुछ उसमें ट्रांजिशन आई।
इसी तरह आपने स्पाउस के बारे में बताया कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जो है वो आप ये समझती थी कि वही बेस्ट कपल होता है जो अपने मसाइल किसी के सामने ना रखे, हर जगह ना खोल के बैठ जाए। तो अब इसमें कुछ आइडियाज में तब्दीली जैसे आपने कहा आई है, ठीक है। तो ये आपके आइडियाज हैं। और अच्छा, मैं आपसे एक ये कहूंगी कि अगर आप 10 पॉइंट्स का जर्नल रेडी कर लें, सिर्फ 10 पॉइंट्स का एक पेज, लेकिन इस इसमें time ये पे- है कि क्योंकि मेरे पास मुझे इसमें इतना टाइम इसलिए लगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग होती है लोगों की, सबकी अपना अपना तरीकेकार है। कुछ लोग होते हैं एक दो चीजें क्लिक की हैं तो उन्होंने ऑन कर लिया, लेकिन अब मिसाल के तौर पे रिवार्ड एंड पनिशमेंट फिर वो मैंने देखना शुरू किया उसको कहाँ 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 क्योंकि ज़ाहिर है हमारी अपब्रिंगिंग उस तरह हुई हुई है। हाँ तो जी। अच्छा उन चीजों के फिर कहाँ के अच्छा माँ बाप तो अपने इस तरह से करा लिया काम, लेकिन कल को कोई भी फॉर एग्जाम्पल जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा मुझे जो इसमें होता था कि आपने एक इंसेंटिव रखा हुआ ना ये जीतो पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम है या बोल इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, तो वहां पे वो आपको मैं कहती थी यहाँ पे आपको 500 रुपए का गिफ्ट लेके दे के और क्या क्या कुछ नहीं वो आपसे करवा रहे हैं, आपका मजाक बनवा रहे हैं। तो यानी कि कैसे ये रिवॉर्ड फिर उस बंदे की साइकी का हिस्सा बन गया है, तो कोई भी आपको कुछ भी दे के कुछ भी करवा लेगा, कर सकता या है पनिशमेंट के खौफ से अगर आपने पहले कुछ किया हुआ है तो किस तरह से यानी वो उसकी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं डेवलप हो सकती। लालच और खौफ दोनों इतनी बड़ी यानी रिवार्ड एंड पनिशमेंट इतनी बड़ी चीजें हैं। और अ, यानी इसमें ये है कि फिर मेरे पास फिर काफी सारा इसका ये है मिसालें फिर जब मेरे पास बनती गई कि अच्छा 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 किस तरह से, लेकिन फिर क्योंकि काउंटर स्ट्रेटजी नहीं थी तो वो भी फिर मैंने अपने बहन भाई और बहन के साथ और उस्ताद साथ मिलकर उनको कटहरे में खड़ा कर करके तो अब मैं इस तरफ थोड़ी सी आई हूँ। ठीक है जी, ठीक। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैंने इस पे वर्किंग शुरू की है। वेरी नाइस, ठीक है। लेने में टाइम मैंने लगाया लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा नेचुरल भी है, जाहिर है, क्योंकि पिछली सारी कंडीशनिंग को अनकंडीशन करना मतलब इतना आसान नहीं होता। तो अनलर्न करना बाजू का इतना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो हो जाता है तो फिर नए आइडियाज फिर फौरन ऊपर से वो नई वायरिंग होना जल्दी भी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें बस सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि इस वक्त मौजूदा इस टाइम के अंदर जहां पर आज आपने अपने 2.5 इयर्स की ट्रांजिशन के बाद जो अब आपके एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं, बेस्ट स्पाउस के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, बेस्ट पेरेंट के हवाले से, गुड हस्बैंड के हवाले से, गुड वाइफ के हवाले से, डिसीजंस की रीजंस के हवाले से, तो अगर ये 10 पॉइंट्स अगर आप सिर्फ लिख लें अपने पास, ताकि एक हमारे पास रेफर करने का एक लंबी स्लॉट नहीं हो, बल्कि बस ये एक खास तौर पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट सामने आ जाए, तो ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा आपको अपने आप को एनालाइज करने में बाद में। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, सही क्योंकि है। मैंने एक और तरह से तो लिखा हुआ है, ज्यादा पर्सनलाइज वे में भी लिखती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा एक एकदम बस वो पॉइंट्स में जब चीज सामने आ जाएगी तो मेरा ख्याल है वो बड़ा आपके अपने लिए बड़ी पॉइंट ऑफ एलिवेशन होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर हम ऐसा करते हैं, इसी स्लाइड के हवाले से कुछ लोगों ने जो और बाकी जो लोग अभी इसको नहीं कर सके, तो उनके लिए हम फिर ब्रेकआउट रूम में ये चीज करते हैं, ताकि आप लोग वहां पर टाइम करके 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स आप 15 मिनट के अंदर इसमें अपने पास इसको कर लें, ताकि ये काम आज यही हो जाए, क्योंकि अब हमने जो रिफ्लेक्शन करनी है वो फिर इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कर लेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग सेशन जो लर्निंग होती है वो भी मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। हाँ, फिर हमने क्योंकि इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है ना। तो अभी हम प्री लर्निंग पर आ जाते हैं। जिन लोगों ने ये पॉइंट इस तरह स्पेसिफिक करके अभी तक अपने पास नहीं लिखे, वो लोग यहाँ पर लर्निंग जर्नल को प्रैक्टिस कर लें। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है तो जी मोस्ट वेलकम। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? ओके, चलें, ठीक है, इट मीन्स ये क्लियर है। ठीक है, मैं फिर ब्रेकआउट रूम्स ओपन करती हूँ 15 मिनट्स के लिए, ताकि ये प्री लर्निंग वाला काम सब लोगों का हो जाए। हम चलते हैं आगे। ये ये वाली स्क्रीन भी शेयर रखिएगा ग्रुप में भी। ठीक, मैं रख, ठीक है जी। जहां आप लोगों को एक दूसरे से समझ में ना आए, और वहां प्लीज एक दूसरे की हेल्प लीजिए, और जहां दूसरों के पॉइंट्स बेहतर लगे उसको पूरे ओपन हार्टेडली सुने, और फिर उसके बाद जरूर अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच कर लीजिएगा।
जी रूम्स मैंने ओपन कर दिए हैं। हूँ, तो ये मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तो जैसे अभी आप कह रही हैं कि फिर आगे सक्सेसफुल नहीं होगा, तो मुझे कोई एक सजेशन दे दें कि मैं उसके मुताबिक अब ये पीछे के अपने लेक्चर्स जो हैं दोबारा सुन के कवर कर लूँ, ताकि फिर आगे मसला ना हो। देखिए रिकॉर्डिंग तो आप सुन ही लें, जाहिर सी बात है। अगर आपको आइडिया में क्लैरिटी चाहिए, बाजुकात सारे पार्टिसिपेंट्स ने काफी चीजें पिछली दफा शेयर की थी, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बताते हैं। प्री लर्निंग के हवाले से 3 लोगों ने आज अपनी काम शेयर किया है, बाकी सब लोगों ने भी ब्रेकआउट रूम में शेयर किया होगा। तो रिकॉर्डिंग भी सुन लें, प्लस उसके बाद एज सून एज पॉसिबल अपना टाइम निकालिए, मतलब इसके लिए। क्योंकि देखें आप इस चीज को ही पहले एडमिट या क्वेश्चन या थिंक इसके बारे में कर लें, मतलब व्हाई यू आर हियर। ये तो एक बहुत कॉन्शियस लोगों का एक बहुत ही जो वो उन लोगों के लिए ये एक एक्टिविटी है जो बड़े अपने रोल के बारे में बड़े स्पेसिफिक हैं, बड़े कॉन्शियस हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई है कि हमसे हर वक्त हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप का मेरे बच्चों के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। तो अब मुझे तो कुछ करना ही है इसके बारे में, मुझे बेहतर चीजें उनको देना है। और ऐसा ना हो कि ये मैं अपनी इस दुनिया में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गलत दे जाऊं और आखिरत में भी कुछ ना बन पाए। तो ये सारा यानी बहुत ही सोचने समझने का, और फिर उसके बाद इसको जो भी आपकी जिंदगी की मुश्किलात और मसरूफियात हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सब लोगों से पूछना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है कि हर किसी की मसरूफियात हमसे ज्यादा ही निकलेंगी। तो ये अब प्रायोरिटाइज आपने खुद करना है कि मुश्किलों में और वर्लपूल्स में झूलते रहना है या साथ में अपनी लर्निंग के लिए हर सूरत में कोई ना कोई खाना बनाना है। तो इसके हवाले से पहले सोच लें, फिर प्री लर्निंग कर लें, रिकॉर्डिंग सुन लें,
और मेरी कोई भी खिदमत चाहिए हो तो मुझसे भी जरूर आप पूछ सकती हैं। आपके पार्टिसिपेंट्स, ग्रुप फेलोज आपको बहुत सारे मशवरे दे सकते हैं, खास तौर पे वो लोग जो ये काम कर चुके हैं प्रीसाइज वे में, उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है हिना, ओके, और थैंक यू। ठीक है जी, नहीं ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ सही है, ठीक इसके है। ऊपर वर्किंग अपनी। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि चीजें रिपीट भी बहुत होती हैं, तो इंशाल्लाह आप उसमें फिक्र बिल्कुल भी नहीं करें। मतलब बहुत सारी चीजें, और जहां से आप जब पूछना चाहें वहां से आप पूछती रहें, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब ये है जी, जो हम स्किल सीख रहे हैं कि जब हम कोई सब्जेक्ट जिंदगी में, कोई भी लर्निंग अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं, और उस जिस वक्त वो हमारी जिंदगी में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है, तो उस मोमेंट में, उस पीरियड में, उस टाइम के अंदर, उस स्लॉट में मेरे जहन को क्या क्या करना चाहिए। किसी की लर्निंग हो सकता है कि कॉन्वर्सेशंस में ऑफिस में बैठ के हो रही हो किसी फ्रेंड कोलीग वगैरह से, किसी की हो सकता है घर में बैठ के स्पाउस से हो रही हो, किसी की हो सकता है कि शाम को पार्क में बच्चों के साथ जाने से हो रही हो। जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपका सर्कल है, जहां से भी आप सीख रहे हैं, और हो सकता है कि वो ये आपकी पेरेंटिंग की वर्कशॉप हो इस तरह की जिसमें अभी हम बैठे हैं, तो जो भी आपका मीडियम है लर्निंग का, वहां पर आपने क्या क्या काम करने हैं। पहली चीज कि आप अवेयर हो जाएं कि पहले आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि मैं सबसे ज्यादा कॉन्शियस लर्निंग के किस टाइम पीरियड में होता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं पूरा दिन अपनी तरफ से कोशिश कर रही होती हूँ कि बच्चों से बात करते हुए, हस्बैंड से, लोगों से, रिलेटिव से, कि मुझे सीखना है और उनकी कंस्ट्रक्शंस को समझना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी में पढ़े थे देखूं यहाँ कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, गलती कहाँ है, और मैं कहाँ पर मैंने खुद से चीजें ज्यूम कर ली हैं, कहाँ किसी की इंटेंशन को गलत परसीव कर लिया, कंस्ट्रक्शन समझे बगैर बोल पड़ी हूँ, जजमेंटल हो गई हूँ। ये दिन में भी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा मैंने ये देखा है कि जब मैं खुद सेशन ले रही होती हूँ सीखने वाला, तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस मैं उस टाइम पे वहां होती हूँ। तो मैंने अपना उन सब्जेक्ट्स में लर्निंग जर्नल स्टार्ट किया है जिसमें कि मुझे काम टास्क मिला है। तो आप लोग सबसे पहले अपने पूरे रूटीन में, पूरे दिन में सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा, यानी अभी जब हमारा ब्रेकआउट रूम होगा तो आपने 5 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है, गौर फिक्र करना है कि आपका लर्निंग का कौन सा टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। जब आपका वो टाइम पीरियड या वो जो मीडियम है या जो भी आपका वो सोर्स है वो डिसाइड हो जाएगा, तो अब आप उस टाइम के लिए कुछ क्वेश्चंस अपने सामने रखेंगे, और आपने अपने दिमाग को एक आदत डालनी है कि उस टाइम पीरियड में मैंने अंधाधुंध चीजों को नहीं लेते जाना। मैंने सबसे पहले जागना है, मैंने सबसे पहले अपने वक्त को म्यारी वक्त बनाना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अब ये देखें कि उस लर्निंग के पीरियड में, मिसाल के तौर पर अभी मैं ये कर लेती हूँ, मैं अपनी एग्जांपल सामने रखते हुए कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सीखने के लिए बैठी हूँ, तो अब इस सेशन के बीच में पेरेंटिंग के हवाले से कोई बात होगी, तो सबसे पहले आप सब लोग अपने आप से ये सवाल कीजिए कि इस सेशन में अब तक जो बातें हुई हैं, मसलन किसी ने कहा कि ओबीडियंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट हमारे नजदीक सबसे अच्छा था, किसी ने कहा कि स्पाउस वो सबसे अच्छा होता है जो रिस्पेक्ट इंसान को सबसे ज्यादा दे, इज्जत सबसे ज्यादा दे। फिर इसी तरह एक ये था कि बच्चा और के बारे में वो चीजें या कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बेहतर हैं, पेरेंट्स जो बच्चे को बोलने की सबसे ज्यादा परमिशन दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच दें और उसको कॉन्वर्सेट करें, कपल में भी ऐसे ही। तो अब इन सारी बातें, जितने भी आपने पॉइंट सुने, इसमें पहला सवाल अपने आप से कीजिए, इज माई करंट परस्पेक्टिव एंड ओपिनियन बीइंग चैलेंज्ड और कंफर्म्ड। आई एम श्योर कि यहाँ बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स में से किसी को ये बात बहुत चौंकी होगी, चौंकाया होगा किसी को इस बात ने कि ओबीडियंट चाइल्ड तो पूरी कौम की, पूरी इन लोगों की, और क्या मशरिक और क्या मगरिब, सबकी अवलीन तमन्ना है कि एक बात मानने वाला बच्चा हमारे सामने होना चाहिए, और अच्छे बच्चे की मिसाल जब भी दी जाएगी तो वो होगा कि ये सबकी बातें मानता है, सबकी बातें मानता है। ठीक है, ये मैं मिसाल दे रही हूँ। तो अब ये आप सब लोगों को या चैलेंज हो गया होगा कि आप लोगों ने, यानी चैलेंज का मतलब क्या है कि आपका करंट पर्सपेक्टिव ये अगर है, तो आप कह रहे हैं कि ये खातून क्या कह रही हैं, या ये पार्टिसिपेंट ने क्या कहा है कि नहीं मैं पहले ये समझती थी अब मेरी राय से बरक्स है। तो ये चैलेंज हुई है आपकी ओपिनियन, ये आपका पर्सपेक्टिव, या ये आपका पर्सपेक्टिव कंफर्म हुआ है।
जो भी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये किसी का कंफर्म भी हो सकता है कि किसी की पहले से ये ओपिनियन थी, तो उन्होंने हो सकता है कि इसको कंफर्म उनकी ये हो गई हो ओपिनियन, ठीक है। अब आपने जितने यहाँ पर लाइनें या जितने कॉन्सेप्ट्स आए तो उनके बारे में, सबके बारे में ये सवाल खुद से कोशिश करें कि करते रहें, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हाउ डू आई फील अबाउट द चैलेंज और द कंफर्मेशन, ठीक है। मेरी फीलिंग्स क्या थी जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना या पढ़ा। फिर इसी तरह ये है, अब ये चूंकि ये अगला सब्जेक्ट है कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव और पैराडाइमेटिक assumptions का, ये मैं हर दफा इसको स्किप कर जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा कि हम इन तीनों तरह की assumptions को समझ लें। इसको कहते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकली रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि मसलन अगर ये कहा जा रहा है कि उफ पानी तो बहुत ठंडा है, कोई आके कह रहा है, आपके घर में आके कह रहा है कि पानी तो बहुत ठंडा है। अब आप उससे बहस करने के बजाय पहले ये समझ लें कि वो कौन से पानी की बात करके आपके ऊपर एतराज उठा रहा है। बारिश का पानी बहुत ठंडा है, नलके में आने वाला पानी बहुत ठंडा है, पीने के लिए पानी बहुत ठंडा है, नहाने के लिए पानी बहुत ठंडा है, पानी ये क्या है, किसको रहा है। इस तरह के मुतअद्दिद सवालात, पहले कोई भी आर्ग्यूमेंट शुरू होने से और डिफेंसिव होने से पहले हम जरा ये समझ लें कि ये क्या बात कर रहा है। अच्छा, ये क्यों कह रहा है कि पानी बहुत ठंडा है, क्या पीने वाला पानी ठंडा और गर्म से क्या ताल्लुक है भाई। तो अच्छा, ये पानी अगर पिएगा तो इट मींस तो इसके दांत, यानी कि लगता है इसको ठंडे गर्म का कोई मसला है, लगता है इसको नहाने में इशू है। तो इस तरह की कुछ होती हैं कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव और पैराडाइमेटिक assumptions। जिस तरह के मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, ये तीनों को मिक्स करके मैंने कुछ बातें बताई हैं। तो ये सबसे पहले इस तरह की कुछ बातें करनी होती हैं। इसकी एक एग्जांपल हमारे दूसरे सेशन में गुजरी थी, जैसे कुछ लोगों ने ये कहा था क्या कहा था कि हाँ, मोरालिटी के बारे में या प्रिंसिपल्स के बारे में हमारी कोई बात हुई, तो हमने कहा पहले डिसाइड कर लेते हैं इंसान कौन है और मोरालिटी क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो बजाय इसके कि आप भी ये कहे जा रहे हैं यार अच्छी बातों को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरा भी कह रहा है करना चाहिए, लेकिन जब अच्छी बातें आती हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले ये पता चला लिया जाए कि वो किसको अच्छी बातें समझ रहे हैं, हम किसे अच्छी बातें समझ रहे हैं। पता चले कि मैं अच्छी बात इसको समझ रही हूँ कि बच्चे को हर बात माननी चाहिए अपने वालिदैन की, दूसरा अच्छी बात इसको समझ रहे हैं कि नहीं, उसको हर बात पे पहले सवाल कर लेना चाहिए। तो अब दोनों के बीच में अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इसलिए पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है, कि अच्छी बात तुम्हारी नजर में क्या और मेरी नजर में क्या है। दिस इज द वे टू कंटिन्यू टू प्रोग्रेस द कॉन्वर्सेशंस। इसी तरह इसको क्योंकि हमने डिटेल में करना है तो इसके बारे में परेशान ना होइएगा, इसमें जितनी समझ में आ गई है ठीक है, और वरना ये चलता ही रहेगा आगे। अच्छा, फिर ये है कि डू दीज assumptions सीम वैलिड, ये ज़ाहिर इसी से रिलेटेड है। इसी तरह ये सोचना है आपने, किसी भी सेशन के बीच में आप बैठे हुए हैं तो आप ये देखें कि आपके जहन में कोई सवाल आ रहे हैं नए पर्सपेक्टिव के बारे में। अगर तो सवालात बहुत सारे आ गए तो इट मीन्स कि बड़ा सक्सेसफुल रहा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी लर्निंग हो रही है। अगर आपके बीच में क्वेश्चंस उठ गए हैं, ये एक निशानी होती है कि अगर आपकी ओपिनियन कंफर्म या चैलेंज हो गई है और आपके अंदर फीलिंग ऑफ सरप्राइज या फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी या फीलिंग्स ऑफ कोई यानी नेगेटिविटी भी, इवन अगर कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर लर्निंग की पोटेंशियल है और लर्निंग होना शुरू हुई है वहां पर। अच्छा, और सवालात उठे हैं तो इसका मतलब है कि लर्निंग डेफिनेटली हुई है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपके अंदर ये भी जहन में साथ साथ आ रहा है कि मजीद क्या सवालात हैं जो इन बातों से मुतालिक यहाँ जेर बहस होने चाहिए, तो ये बात भी इस चीज को कंफर्म करती है कि आपकी लर्निंग हुई है। कुछ लोगों ने कहा था ना, बात शेयर की थी कि मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरे अंदर क्या चेंज आई है। लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि मेरे अंदर ये चेंज आ गई, ये चेंज आ गई, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कह पाती कि मेरे अंदर भी ये चेंज आई है, फलां है फलां, इस तरह की चीजें। तो ये सवालात अपने आप से कीजिए। अगर ये सवालात में से कुछ भी हो रहा है और आपका जहन इस तरह से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ चीजें, अब इसको हमने प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है कि अब मैं आपके सामने एक कंटेंट लेके आऊंगी, पेरेंटिंग के हवाले से जो स्टफ हमने पढ़ना है उसके बारे में मैं कोई आइडिया आपके सामने रखने लगी हूँ, ठीक है। उस आइडिया को हम यहाँ थोड़ी देर के लिए डिस्कस करते हैं। आप सब लोग अपने इन सवालात को सामने रखते, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज आप लोग ले लीजिए। ले लिए। ओके,
ओके, ठीक ठीक है जी। सो मेरा एक सवाल था जी, आप सॉरी, हाँ कुछ लोगों के हैंड रेज हैं। जी 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 कीजिए। जी, वो जो भी स्लाइड दिखा रही थी आप, जिसपे ये रिफ्लेक्टिंग ड्यूरिंग लर्निंग का जो था, उसमें कंफर्म या क्या था दूसरा लफ्ज, अगर आप वापस जा सकती हैं? चैलेंज। चैलेंज, हाँ, कंफर्म चैलेंज। अच्छा, इसमें से एक थर्ड कैटेगरी नहीं निकलती एडेड की? कंफर्म तो चैलेंज तो ठीक है, आप कंफर्म हो गया, आप उसको पहले से समझते थे। चैलेंज वो हो गया जो मतलब आपके खिलाफ होगी बात तो, लेकिन अगर आप जानते ही नहीं थे किसी चीज के बारे में और वो आप किसी के पर्सपेक्टिव से या सीखने से ऐड हो गया आपके, तो वो इन दोनों में इनके अंदर आएगी या इनके अलग होगी इससे? नहीं, वो तो बिल्कुल उस चीज में आ जाएगी। प्री लर्निंग में भी आपने देखें, लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट क्वेश्चंस वी वांट टू हैव इन द डिस्कशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें प्री लर्निंग में, ये तो खैर हमने पेरेंटिंग के सब्जेक्ट के हवाले से बनाए थे। मैंने प्री लर्निंग के ओरिजिनल क्वेश्चंस यहाँ शायद नहीं डाले हुए। ठीक है, तो जो चीजें आपकी नहीं आ रही हैं तो डेफिनेटली आप उसको, ये एक बिल्कुल रफ सा आइडिया है जहांगीर साहब, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ये किया जा सकता है कि कुछ चीजें आपकी, बल्कि आपको याद होगा कि लर्निंग की एक डेफिनेशन पड़ी थी। एक तरह से सुबह ये इनरिच्ड हो गया ना, जो आप बार बार हम ये कर रहे हैं कि ये इनरिच्ड हो गया आपका नॉलेज, मजीद उसमें रिफाइनमेंट आ गई। रिफाइनमेंट ऐड हो गया, ऐड एंड इनरिच होना या रिफाइन होना, वो उसी की कैटेगरी में होगा साथ साथ। यानी कंफर्म होने में तो कुछ भी चेंज नहीं आई उसमें। हाँ, मैं भी इस बारे में, मेरी भी यही राय है, आपकी भी यही राय है। चैलेंज तो एक्चुअली बिल्कुल एक बहुत हो गया। अब एक मेरी राय पहले से थी, अब उसमें एक शेड और ऐड हो गया, एनरिच होगी मेरी मतलब लर्निंग, मेरा ये ख्याल है। आगे बिल्कुल मेरा भी ऐसे ही ख्याल है। और इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ एक मॉडल है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी आप इसमें, यानी आप इसको अपने भी अल्फाज दे सकते हैं। ये सिर्फ हमने क्या, यानी कि सर मोइज की तरफ से ये चूंकि कुछ सजेस्टेड चीजें हैं, तो ये सिर्फ एक रफ मॉडल है। मतलब मैंने एक वीक की जर्नलिंग के बाद ही इसमें कुछ चीजों को खुद से अपने क्वेश्चंस इसमें चेंज कर लिए थे। तो आप भी एक वीक प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप भी इसमें प्री लर्निंग में भी, और रिफ्लेक्शंस ड्यूरिंग लर्निंग, यानी सीखने और सीखने के दौरान दौरान क्या क्या बातें होनी चाहिए, जहन कैसे काम करता है, और उसके बाद आपका सेशन के बाद क्या हालात ख्यालात और चीजें होती हैं, तो ये आपकी चीजें ऐड होती जाएंगी। तो बिल्कुल जिस तरह अभी जैसे हमने खुद ही ऐड कर दिया कि इसमें चैलेंज होना या कंफर्म होना और एनरिच होना, और लर्निंग की एक डेफिनेशन ये थी कि आपके एग्जिस्टिंग आइडियाज, यानी जो पहले से थे, जो कुछ नॉलेज आपके पास है, उसमें किसी नई चीज का शामिल हो के आपकी लाइफ के साथ रेलेवेंस क्रिएट हो जाना, ये है लर्निंग। मिसाल के तौर पर आपने पहले ये सुन रखा था कि चांद होता है कोई, और चांद पे सफर होता है, या चांद है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो चांद के बारे में मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ है, या फॉर एग्जांपल, मैं अब एग्जांपल काफी वो हो गई है, पट्टी सी हो गई है, लेकिन अब क्या होता है जी कि वो एक अंदर कमरे में बैठा हुआ है और डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, और उसने वहां पे चांद के बारे में दोबारा कुछ नई चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, और वो चांद के बारे में पता चलता है कि वो 14वीं की रात को वो बहुत ज्यादा शाइन करता है, और 29वीं की रात को मिसल बिल्कुल अंधेरा होता है। और अब क्या होता है कि उसको बाहर निकलना पड़ता है कुछ सामान लेने के लिए, तो वो बाहर जाता है और देखता है कि बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो आसमान पे नजर डाल के देखे तो ये देखे कि बारीक सा चांद है जिसकी कोई रोशनी नहीं है, चांद ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये हमारा लर्निंग का बिल्कुल अनकॉन्शियस पैटर्न है जो होता चला जा रहा होता है। उसने एक चीज सुनी, एक डॉक्यूमेंट्री सुनी, उसमें कुछ मजीद आइडियाज ऐड हो गए, एनरिच हो गए, कुछ कंफर्म हो गए, चैलेंज कुछ भी नहीं फॉर एग्जांपल हुआ, या हो सकता है उसने सोचा हो कि नहीं ये कैसे कह रहे हैं 29वीं को तो चांद होता है, ये कह रहे हैं बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस होती है फॉर एग्जांपल बीच में 1-2 दिन। अब वो बाहर जब निकला है तो उसने देखा है कि उसको बिल्कुल ही अंधेरा हुआ है और वो आगे सफर ही नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल अगर डेजर्ट में हम उस इंसान को ले लेते हैं या किसी ऐसी जगह पे ले लेते हैं,
तो अब क्या है कि उसकी लाइफ के अंदर एक चीज है जो उसने देख लिया खुद, यानी उसको निकलने जाने में मुश्किल पैदा हुई और उसने फौरन चांद की रोशनी और इस किसी भी चीज के बारे में सोचा फॉर एग्जांपल। तो अब क्या है कि ये उसकी वो पूरा चांद का जो कॉन्सेप्ट या रोशनी का कॉन्सेप्ट या उसके घटने बढ़ने का कॉन्सेप्ट उसने किताबों में पढ़ा था या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा था। अब जब वो उसकी लाइफ के साथ रिलेट हुआ है तो अब उसके लर्निंग मुकम्मल हुई है, इसको कहते हैं लर्निंग। अच्छा, हम क्या करते हैं, लाखों हदीसें, आयतें, किताबें और नजरियात, आइडियोलॉजीज किताबों में पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी बाजुकात हमारी लाइफ में कुछ भी रेलेवेंस नहीं होती। नतीजतन वो ऐसे इंफॉर्मेशन बॉक्सेस होते हैं जो आपके जहन के ऊपर एक बोझ होते हैं और कुछ अरसे के बाद वो फेड होना शुरू हो जाते हैं और वो लर्निंग का हिस्सा नहीं रहते। मिसाल के तौर पर हम कभी आज तक नहीं भूले, एक वक्त था ना जब हमें गिलास नहीं उठाना आता था, लेकिन अब हमें उठाना आता है, तो वो आज तक, क्योंकि हमारी लाइफ में उसकी इतनी रेलेवेंस है, वो हमारी लाइफ लर्निंग का हिस्सा है। लेकिन मिसाल के तौर पर हम सब ने यहाँ पे शायद इंटीग्रेशन भी पढ़ी हो, लॉगरिथम भी पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है कि इंटीग्रेशन अब हमें ना करनी आती हो, बिकॉज अभी तक लाइफ में उसकी रेलेवेंस शायद हमें नहीं पता चल सकी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के लिए कुछ और भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। या फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के हमने बड़े रटे लगाए, लेकिन मुझे कभी यही नहीं पता चल सका कि सतह मुर्तफा पुटुहार ये किसी पहाड़ों का नाम है, ये किसी सिलसिलों का नाम है, 5वीं की बात कर रही हूँ। तो याद तो बहुत कुछ किया हुआ था, ठीक है, तो अब क्या है, लेकिन वो कुछ याद नहीं रहा कि सतह मुर्तफा पुटुहार क्या चीज थी, क्या है, क्योंकि कोई उसका लाइफ के साथ रेलेवेंस नहीं थी। पहाड़ी सिलसिले, सफर, ट्रैवलिंग कुछ ऐसा था ही नहीं पेश नजर, ना ऐसी कोई चीज थी ना कहीं। तो क्या है कि वो मेरी लर्निंग का हिस्सा नहीं बन सका। तो जो चीजें आपकी लाइफ में लर्निंग का हिस्सा यानी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट नहीं करती, वो लर्निंग नहीं बनती, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती हैं। वो ब्रेन के लिए एक बोझ भी बनता चला जाता है। हाँ, अगर किसी दिन किसी भी तरह आपकी लाइफ की प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रेलेवेंस पैदा हो जाए और वो इंटीग्रेट कर जाए, तो बस वो लर्निंग बन जाती है। तो सुबिया, आपको यहाँ पे याद नहीं आ रहा मुजफ्फराबाद का एक सफर जिसमें मैंने तुम्हें कहा सुबी ये प्लेटो है, ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं जी जी बचपन जी से। जी, हाँ बिल्कुल आ याद रहा है बिल्कुल आ रहा है। वो तो एक छोटा सा प्लेटो था ना जो हम उधर अपनी नेकेड आई से देख सकते थे। देख सकते तो थे। मतलब मैंने भी, मेरी नजर में भी पहली दफा मैंने जिस तरह, आप एक देख लेते हैं छोटा सा, यानी क्योंकि उसके ऊपर 40-50 घर थे सिर्फ, और आप रिवर साइड से गुजर रहे हैं, आप कहते हैं अच्छा, और नीचे से वो पहाड़ की चोटी है, आप कहते हैं अच्छा अच्छा ये होता है प्लेटो, या ये होता है सतह मुर्तफा। पुठवार तो चले एक जगह होगी ना, वो पुठवार में जो है सारे। तो उसके तो बाद वो आपको प्लेटो, वो कभी वो जो बचपन में सारी जिंदगी ये समझ में ही नहीं आया ये वर्ड क्या है, ये क्या चीज होती है, तो वो उसके बाद वो हमें कभी भी नहीं भूला, क्योंकि हमारी लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ एक एक बुकिश नॉलेज रिलेट जब कर जाता है, तो फिर वो आपका, अच्छा, लर्निंग की दूसरी निशानी ये कि वो आपको कभी भी नहीं भूलती है ये भी एक बड़े मजे की चीज है, लेकिन इसके हम एग्जांपल्स देखते रहेंगे। इससे हमें ये अंदाजा होगा, जब हम अपने बारे में ये सब कुछ जान जाएंगे, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमने बच्चों को क्या सिखाना है और बच्चों के बारे में किन चीजों के बारे में परेशान होना है और किन चीजों के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा जी, जी फारूक। वो छोटी सी बात थी, आपने कहा था कि जो भी चीज हमारी जिंदगी के साथ अटैच या इंटीग्रेट हो जाती है, तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इंटीग्रेशन हमने की है और हमारी जिंदगी के साथ कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये जो वर्ड यूज किया है, तो इंटीग्रेशन यही होती है, समेशन आपके साथ ऐड ऑन होते जाना, यही इंटीग्रेशन होती है। तो वो हमने किसी और तरीके से ये वर्ड यूज कर रहे हैं हम, तो बेसिकली वहीं पे भी हम बेसिकली चीजों को ऐड ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली जमा करना ही होता है। सही सही सही, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत मजे का पॉइंट था जी। ओके जी, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग लर्निंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी को रिलेशन समझने में कुछ भी मुश्किल हो रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने जिसके बारे में देखना है, आपके लिए ऑप्शनल है, इस पे आप सारे लोग यू आर इनवाइटेड टू थ्रो योर ओपिनियंस। इस कॉन्सेप्ट को हम आप लोग हैरान होंगे कि पेरेंटिंग के अंदर लाने का क्या है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएंगी जिनका पेरेंटिंग से कोई दूर दूर का शायद ताल्लुक आपको लगे कि नहीं है,
बट लेटर ऑन इसीलिए थोड़ा सा जो लर्निंग जर्नल यानी कि सेशंस के बीच में इंसान को किस दिमाग के साथ बैठना चाहिए और जहन को क्या क्या काम करने चाहिए, तो अगर ये काम करना हम सीख जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, फिर आप इन सारी चीजों को आपस में मिला पाएंगे और एक बेहतरीन किस्म की ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग आप खुद मुरतब कर लेंगे कि ये कुछ हमारे अंदर तब्दीलियां ऐसे ऐसे आई हैं। ठीक है जी, ये आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है व्हाई डू पेन एंड मिजरी एग्जिस्ट इन द एनिमल वर्ल्ड? जी आ रही है। ठीक है, सही है, ओके। आप लोगों में से जो लोग भी इसके बारे में ओपिनियन देना चाहते हैं, अब ये एक सिर्फ एक कंटेंट है, लेकिन हमने असल में इसके बारे में जो चीज सीखनी है वो जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट कहा था वो है रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग लर्निंग। ये कॉन्सेप्ट हम अभी इस वक्त सीखने लगे हैं, ठीक है। इसके लेटर ऑन एक और भी सब्जेक्ट, इसके सीक्वल में कुछ काफी सारे पॉइंट्स आएंगे, स्लाइड्स आएंगी, लेकिन अभी हम एक पॉइंट सिर्फ कर रहे हैं जिसके बारे में हमने ये देखना है, ये जानना है कि एनिमल वर्ल्ड में यानी शेरों, गीदड़ों, कुत्तों, बिल्लियों और जानवरों, कीड़ों मकोड़ों का एक दूसरे को खाना, बेदर्दी से चबा जाना, नोच देना, शेर हिरणों को कैसे खा जाते हैं, बंदर छोटे जानवरों को कैसे खा जाते हैं, और बिल्लियां चूहे कैसे खाती हैं, चूहे कीड़े कैसे खाते हैं और किस तरह चबा जाते हैं और किस तरह उनको बेदर्दी से वो उनके अंदर ये सारा काम होता है और दिन रात होता चला रहता है। इस सारे के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? मुख्तलिफ लोग यहाँ पर अपनी ओपिनियंस देने लगे हैं, अभी मैं आप लोगों के लिए ओपन करती हूँ। तो आप सारे लोग कॉन्वर्सेशंस की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए एक दूसरे की ओपिनियंस को सुनिएगा। आपकी ओपिनियंस आप देखेंगे या तो कंफर्म हो रही होंगी, यानी आपको मैं 1 मिनट देती हूँ कि आप इसके बारे में अपनी कोई राय जो भी प्री लर्निंग कर लीजिए, मसलन आपका इसके बारे में पहले क्या ख्याल है अभी गुफ्तगू शुरू होने से पहले। अगर आप लोग एक लाइन में या 2 लाइनों में अपने पास लिख लें कि शायद ये जानवरों का बेरहमी से एक दूसरे को खाना और उनके दांत और कैनाइंस निकाल के उसका खून और उसको ऐसे करके चबाना और ये सब करना, और जिंदा जानवर उनके दांतों में जकड़ा हुआ है और वो सांसें सिसक रहा है और इस तरह की चीजें, तो इस सारे के बारे में ये तकलीफ क्या उस जानवर को हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है ये सारा, तो इसके बारे में 2 लाइनों में आप एक मिनट में मैं आपको देती हूँ 60 सेकेंड्स में, मेरा ख्याल है आप लोग इस अपनी कोई भी राय मुरतब करके 1-2 जुमले कुछ भी लिख लीजिए। जो भी आप लिखेंगे वो आपकी प्री लर्निंग होगी जिसको फर्स्ट स्लाइड में आप लोग कर चुके हैं। जी कोई रह तो नहीं गया? जिन जिन का हो गया प्लीज मुझे कंफर्म कर दें कि आप सबका ये हो गया है, इसकी प्री लर्निंग आपकी मुकम्मल हो गई इसके बारे में। हो गया। ठीक है, गुड, थैंक यू। जी हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। और जी किसी का रह तो नहीं गया? ठीक है, इट मीन सबका हो गया। ओके अब हम चलते हैं जो हमने सेकंड प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस किस चीज की है? रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग लर्निंग। जी, तो आप सब लोग अपनी ओपिनियंस प्लीज इसके बारे में देना शुरू करें। मैं आप लोग वॉलंटियर करेंगे या मैं आपके नाम लेती जाऊँ?
जी, who will पहले go? आप एक दफा क्वेश्चंस को आप एक दफा पढ़ लें और फिर Questions? उसके बाद ओके, मैंने 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस ली हैं जिनको आप सबने कभी ना कभी देखा होगा। क्वेश्चन ये है कि एक शिकारी, यानी कि जैसे कि एक शेर है या एक हाथी है या एक हिप्पो है, कोई भी ऐसा जानवर जब अटैक करता है किसी अपने शिकार पे, वो जैसे अपने लॉयंस को नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा, वो किसी भैंस को कर लेते हैं, किसी हिरन को कर लेते हैं, और उसको वो किस तरह भगा भगा के पहले मार जाते हैं, और फिर उसको उसकी रिब्स से या गर्दन से दबोच के उसको अपने उसमें पकड़ लेते हैं, और फिर वो जानवर या वो शिकार अभी जिंदा ही होता है, वो सांस भी ले रहा होता है, और जो लॉयन होता है वो उस गाय को, या बहुत सारे लॉयंस आते हैं और उसके मुख्तलिफ जगहों पे अपने दांत गाड़ लेते हैं, कैनाइंस को गाड़ लेते हैं, टीयरिंग इट अपार्ट विद इट्स पॉइंटेड कैनाइंस, और or when a coalition of lions gnash and gnaw of the at the fresh bones meat जो यानी ये सारी उसकी एक तरह की मैंने बस डिस्क्रिप्शन दी है कि वो क्या क्या ये, यानी ये पे थोड़ा हो सकता है आपके लिए पेनफुल भी हो सुनना, या किस लोगों को कुछ कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आपने देखा होगा कि वो इसी तरह नोचते हैं, छीनते हैं, फाड़ते हैं, खाते हैं, जबकि जानवर सांसें भी ले रहा होता है और वो इस सारी सिचुएशन से गुजरा होता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज सिचुएशंस जो एनिमल लाइफ में हर वक्त हो रही होती हैं, इस तरह की चीजें। इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में एक और सिचुएशन मैंने देने की कोशिश की है कि हाउ डू योर कंफर्ट योरसेल्फ, हाउ सॉरी ये यू है यहाँ पर, कंफर्ट योरसेल्फ व्हेन अ कार रन्स ओवर अ किटन। ये भी कभी ना कभी जिंदगी में आप सबके सामने साथ शायद कभी हुआ हो या आपने कभी सुना हो कि कार बेध्यानी में रात में कभी कुत्ते या बिल्ली के टांगों के ऊपर से गुजर जाती है, और फिर वो एक हाउल करते हैं और उस जानवर की आवाज आती है, और या वो जैसे एक क्या आवाज होनी, हड्डियां टूटने की जो आवाज होती है, इस तरह की आता है, जिसमें आपको पता चलता है कि कोई आपके गाड़ी के नीचे, टायर्स के नीचे कोई जानवर क्रश हो गया है। ठीक है, तीसरी सिचुएशन भी शायद कभी आपने देखी हो, व्हाट आर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस अबाउट दिस न्यूज। ये भी एक रियल न्यूज है, एक उस पे चली थी। A 30-year-old man tied the flag of the opposition party to the body of a dog and senselessly killed it with multiple gunshots. ये भी एक सिचुएशन हुई थी और केपीके में ये वाकया हुआ था कि अपोजिशन पार्टी का झंडा बांध के कुत्ते के साथ उसको खूब गोलियां मारी गईं, और उस गधे को, उस कुत्ते को, वो एक एनिमल उसके साथ टॉर्चर हो रहा था। इस तरह की और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक केरला स्टेट में एक वाकया हुआ था कि एक एलिफेंट को वहां के नेटिव्स ने, एक वो बहुत भूखी और प्रेग्नेंट हथनी थी, एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट थी, जो जंगल से निकल आई भूख की वजह से बहुत ज्यादा, और लेकिन वो अपना, उसका चूंकि वो बेबी होने वाला था तो वो काफी एग्जॉस्टेड भी थी और भूखी थी, तो वो आबादी की तरफ आ गई, और आबादी में से लोगों ने उसके साथ ये मजाक किया कि उसको एक पाइनएप्पल खिला दिया, लेकिन उसके अंदर बारूद भर के। तो जैसे ही वो एलिफेंट ने वो पाइनएप्पल खाया, तो वो उसके मुंह में धमाके, मल्टीपल धमाके हुए, वो जो बारूद की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लीड करती रही, उसका पेट, उसका वो सब कुछ अंदर से ब्लीड करता रहा, और वो पानी के एक तालाब में अपने मुंह को ठंडा करने के लिए चली गई, और 3 डेज तक वो पानी में मुंह खोल के हाथ फीमेल एलिफेंट बैठी रही। इसके ऊपर भी काफी सारा मीडिया ने शोर होगा किया था। हम जिन लोगों ने ये न्यूज सुनी होगी, उनकी फीलिंग्स उनको अपनी याद आ गई होंगी कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा सोबिया, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है तीनों सिचुएशन में जो पहली सिचुएशन है ना, इस तो आई वुड से कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, जिसमें जो रहम की डेफिनेशन हमारी है ह्यूमन बीइंग की, एनिमल्स के अंदर वो डेफिनेटली डिफरेंट है, और वो नॉर्मल शिकार इस तरह ही करते हैं और यही उनका पैटर्न होता है। वेयरएज जो सेकंड है उसके अंदर केयरलेसनेस है, कि जो ड्राइवर होता है उसको जब वो इस तरह की जगहों पे मूव करे, जब उसको पता हो कि जहाँ पे एनिमल्स हो सकते हैं, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन मैं डेफिनेटली इसमें ये करूँगा कि अगर इस तरह हम देखें किसी जानवर को, तो उसको उठा के उस साइड पे कर दें। तो मेरा ख्याल इसमें केयरलेसनेस का एलिमेंट है। जो थर्ड है ना, उसमें इरेशनैलिटी है, हेटेड है, एंगर है। मेरे ख्याल में ये 3 चीजें मेरे जहन में आ रही हैं फौरन।
थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन एक इसमें ऐड करना चाहूंगी, यही मैं कर लेती हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि जिस वक्त वो एनिमल आपकी गाड़ी के नीचे आया, या उस कुत्ते के साथ ये सलूक किया गया, या उस हाथी के साथ ये सलूक किया गया, या एक लायन ने, जिसको आपने नेचुरल फिनोमिनन कहा, उसमें उस एनिमल की पेन के बारे में, यानी वो पेन और मिजरी है वहां पर या नहीं है, व्हाट आर यू है, फीलिंग दैट? वो तो है ना। देखिए उनकी मिजरी, जो एनिमल्स दूसरे अपोनेंट हैं वो तो है, वो तो डेफिनेटली वो है, उधर है। वो तो इंसान को फील होती है कि ये कितना मतलब एक जो है ना वो एक बेरहम तरीके से वो उसको खाते हैं, वो तो एलिमेंट ज़हन में आता है। लेकिन वो थोड़ा सा बंदा जब उसको देखता है कि यार ये जो शेर हैं या जंगल के अंदर ये एनिमल्स की आपस में जो एक दूसरे को खाना, उसकी खुराक बनना, ये इज नॉट आउट ऑफ वे या आउट ऑफ रूटीन नहीं है ये, तो आप फिर भी उसको किसी ना किसी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो चीज आखिरी वाली है ना, थर्ड जो है, इसको डाइजेस्ट करना लगता है कि उसकी जो ग्रूमिंग है, एंगर, हेटेड, इरेशनैलिटी, बेवकूफी, ये सारे एलिमेंट इसमें नजर आते हैं आपको, विच इज नॉट समथिंग नेचुरल, इट इज अननेचुरल। ये उसने मतलब उसकी डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ बेबी एनवायरनमेंट, बैड अंडरस्टैंडिंग, इरेशनैलिटी और गलत व्यूज, और एक किस्म का इलॉजिकल जो एटीट्यूड या बिहेवियर होता है उसकी वजह से ये डेवलप हुई है। मेरा जो सेंटर वाला पॉइंट है वो उसके अंदर तो लगता है केयरलेसनेस। वो बंदा हो सकता है कि वो ना चाहता हो कि वो जानवर जो है ना वो या उसके नीचे आए गाड़ी के नीचे, लेकिन वो अगर आ जाता है, लाजमी नहीं कि उसने जानबूझ के दिया हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो लोग जानबूझ के नहीं करते। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सॉरी, एक भाईजान, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। ये बताइएगा कि ये जिसको आपने, यानी आपने जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है वो दी है क्वेश्चन नंबर 1 को, नेचुरल फिनोमेनन की। तो और इसमें आपने ये भी कह दिया कि पेन भी है, यानी आपने कंफर्म किया कि पेन है, उस हिरन को हो रही होती है। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि अगर कभी आपने ये मंजर देखा है इस तरह का, तो उस टाइम पे आपको कुछ अपनी फीलिंग्स आप रिकॉल कर सकते हैं? ये हमने देखा है इसको नेशनल ज्योग्राफिक में, मेरे ख्याल है 2-3 दफा देखा है मैंने। उसमें यही लगता है, इंसान को अच्छा नहीं लगता कि ये अभी जो फॉर एग्जांपल वो भैंस है या जो बाकी दूसरी ये इस तरह हिरन वगैरह होते हैं, इनको जो जिनके साथ वो करता है, जो भी जो लाइन वगैरह करते हैं, वो अच्छे तरीके से, मतलब वो बड़ा बुरा लगता है आपको, फीलिंग्स आपको ये होती हैं कि ये क्रूअल है, ये तो लगता है डेफिनेटली। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही है, थैंक यू। जब भी कुछ दिन पहले जब आप मरी वो जो एक दिखाया था कि कैसे गाय को एक शेर खींच के ले जाता है, आपने, बल्कि मैंने कहा कि पता नहीं क्यों आपने बल्कि मुझे भी वो फॉरवर्ड की ना कि ये देखो, मैंने कहा कभी तो इतनी बड़ी बड़ी चीज नहीं कभी आपने मुझे दिखाई और ये दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या आपके एहसास थे? उसके मेरे यही एहसास थे कि आप देखें वो जो शिकारी है ना, मतलब जिसको खुराक चाहिए, वो अपनी भूख की वजह से वो रोड के ऊपर भी आएगा। अगर उसको जंगल में चीज नहीं मिलेगी तो रोड के ऊपर आ जाएगा। जिस तरह उस पिक्चर के अंदर यही था ना कि वो जंगल में उसको चीज नहीं मिली, तो जहां से उसको मिलेगी वहां जाएगा। वो एक गाय थी जो को चल रही थी, उसको उसने मरी की मेरा ख्याल है मरी की पिक्चर थी ना कुछ दिन पहले लगता आपने है वीडियो 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 थी। तो वो तो ऐसे है क्योंकि उनकी तो जाहिर सी बात है, जो शेर है उसकी तो खुराक ही गोश्त है ना। ठीक है, तो जो भी कमजोर गोश्त वाले जानवर होंगे उनकी वो उनको पकड़ेगा जहां से भी उसने पकड़ना है। अगर जंगल से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो दाएं में निकलेगा और हो सकता है खुद भी रिस्क ले और अपने आप को भी कहीं ना कहीं वो खुद भी जो है ना मारे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं इसमें ना मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों से करती रहूंगी, सो दैट ये पूरा फिनोमेना हमारे सामने जरा क्लियर होके आ जाए। ओके जी, और कौन हमें बताना चाहेगा जी इसके बारे में और अपने व्यूज देगा, हमसे शेयर करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने हैंड रेज किया हुआ था। जी जी, सॉरी, मैं देख लेती हूँ जी। आयशा, आई गेस आयशा की आवाज थी जी। सिद्रा जी मैंने जिस तरह अपनी प्री लर्निंग में पहला सेंटेंस ही मतलब है वाला ही लिखा हुआ था, और वो यही था कि कुदरत का निज़ाम है या निज़ाम कायनात इसी तरह से ही चल रहा है, हर जानवर दूसरे को खाता चला जा रहा है। और साथ ही मैंने लिखा है कि ऐसा देख के बहुत बुरी फीलिंग भी आती है। तो यानी ये वो ख्यालात हैं जो मैं सोचती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इसी सब को देखा जाए तो जो हम अपने जानवरों को ज़िबा करते हैं
तो वो भी तो हमें डाइजेस्ट समटाइम पे नहीं हो सकते ना, कि हम भी तो तेज धार वाली छुरी लेके और उसकी गर्दन में फेर देते हैं। अगर आपने इसको दूसरी तरह ही देखना है तो फिर तो उस पे भी हमें हमारी ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। और जब हम एक छोटी सी मुर्गी को ज़िबा कर देते हैं अपने खाने के लिए, तो यानी इसका कुछ और होना चाहिए। यूं तो हम सोचे तो फिर हम भी फिर ऐसी मतलब ये मुश्किल हो जाएगा फिर ना, अगर इस तरह से देखा जाए तो। ठीक है, यानी आप इस वक्त आप ये समझ रही हैं कि पेन तो है, लेकिन अगर पेन को सोचना शुरू कर दिया तो फिर तो हमारी खुराक लेना ही मुश्किल हो जाएगी। आप ये बात आप नहीं 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 ऐसे नहीं, ये नहीं मैं कह रही। उस तरह तो पेन तो फिर वो सम टाइम आप वो वेजिटेरियन भी नहीं मान सकते कि नहीं अब हम पौधे पे लगा, यानी एक पौधा है और उसको हम तोड़ दें, और एक सेब है या कोई भी फ्रूट्स है हम उनको तोड़ के खा लें, ये तो फिर बहुत ही वो हो जाएगा ना। ज़ाहिर अब हमारे लिए वो चीजें बनी हुई और उनका यही मकसद है। लेकिन मैं सिर्फ कंपैरिजन करना चाह रही थी कि देखें जहां वहां जानवर एक दूसरे को खा रहे हैं तो हम भी तो उन्हीं जानवरों को खा रहे हैं। ठीक है, तरीका थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इतना भी डिफरेंट नहीं है अगर देखा जाए तो। एक जानवर हम भी देख सकते हैं कि तड़प रहा होता है, वो कि वो इस्लामी तरीका होता है और वो उसके तड़पने में उसका खून निकल रहा है। लेकिन कोई एक बंदा देखने वाला ये कह सकता है कि यार इतनी बेदर्दी से जो मुसलमान है या जो भी लोग हैं वो यानी स्लॉटर हाउस जब भी हम देखें या कुछ तो कि जानवर तड़प रहा होता है और उसका खून बह रहा होता है और उसके बाद उसको हम मजे लेके खा जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं कह रही हूँ कि फिर क्या ऐसे में क्या किया जा सकता है। मैं कोई वो नहीं कह रही कि पेन को हम महसूस ना करें और ऐसी बात नहीं है, बल्कि अक्सर ये देखिए ये क्वेश्चन तो बच्चे इतना करते हैं। समटाइम अब जैसे कल रात को बैठे रहते बेड पे, छोटा बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सा कीड़ा था। तो मनाल ने कहा कि कीड़ा 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 ना, तो मैंने उसको ऐसे करके टिश्यू से पकड़ा और बस साइड पे कर दिया। कहती अब क्यों मार देती है कीड़ों को। तो अब मैंने कहा मारो ना तो मतलब मैंने उसको पकड़ लिया टिश्यू से और जहरे को मार गया क्योंकि बहुत छोटू सा था। तो बच्चे भी अक्सर कहते हैं कि हम क्यों यानी जानवरों के लिहाज से अक्सर उस तरह की उनके अंदर भी सवालात काफी आते रहते हैं। ठीक है, तो उनको भी प्रॉपर फिर एड्रेस किस तरह से होना चाहिए। ठीक है। तो आपका इस सारे के दौरान में एक सवालात पैदा हो गए हैं, ठीक है, यानी आपके एग्जिस्टिंग आइडियाज भी आपने देखे। एग्जिस्टिंग आइडिया में आपने देखा कि आपका कुछ आइडियाज कंफर्म हुए हैं सिद्रा डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आपने हुआ है ना कि तुमने भी कहा नेचुरल फिनोमेना, तुमने भी यही कहा। हाँ नेचुरल फिनोमेना तो है तो लेकिन फिर वो पूरी क्लास को cohesion एक तरह से पहले ये बता दिया हुआ है। ये एक तरह से थोड़ा सा मुझे आज ऐसे लगा है जैसे पहले तो मैं कही थी बताना जरूरी है, लेकिन कि कौन हम लोगों इनमें से हम 4 सिस्टर और हम लोग के हस्बैंड्स भी इस ग्रुप में हैं। मेरा कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मेरा ख्याल है पता होना जरूरी है। पता है अब तो सबको। ओके, ठीक है, मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं है इस बात का। तो अच्छा, और मैं बाजी कह रही है कि कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म मुर्जा भाई की बात से कंफर्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे दी हुई बात से कुछ भी कंफर्म कहने के नहीं हुआ। उसमें मजीद कह रहे क्वेश्चन मजीद मेरे ध्यान में आए हैं। और जो दूसरे वाला था उसमें तो उससे ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी देखे हुए जो बाकी मतलब होते हैं ना, जो जानबूझ के भी जानवरों को मतलब टीज कर देते होते हैं। कुछ वो यंगस्टर्स के यूथ में, यानी जो लड़के शड़के होते हैं इस तरह से समटाइम वो लोग जानबूझ के भी अपनी साइकिल, अपनी गाड़ी या कुछ इस तरह से किसी बिल्ली कुत्ता छोटा मोटा जानवर उसके ऊपर गुजार देते हैं। मोस्टली तो ऑब्वियस ऐसे नहीं होते हैं लेकिन ऐसे भी होते हैं। और उसमें यही है कि उसमें भी बहुत बुरी फीलिंग आती है ज़ाहिर है एक जानवर, क्योंकि जैसे अब हम मैं हूं ना, गाड़ी दूर भी कुछ होता है ना तो मैं एकदम पीछे मतलब शोर जाना शुरू कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड को यही होता है कि मुझे नजर आ रहा है कि तुम ज्यादा रश हो जाओ, लेकिन मुझे होता है कि मैं साइड पे हो जाए कि वो नहीं हिल रही, बिल्ली नहीं हिल रही, तो आप लोग कहते हैं उनको पता है वो हिल जाती है। तो मुझे इस चीज में काफी ज्यादा होता है। और थर्ड वाली जो न्यूज आपने बताई है बताओ, पहली दफा सुनी और बाकी उसमें क्या कहा जा सकता है, अफसोस ही किया जा सकता है बस। ओके, मैं यहाँ पर ये जानना सिद्रा, मैं आपसे भी एक आध क्वेश्चन करूंगी। आप नेचुरल फिनोमेना जब आपने सुना तो यहाँ पे आपकी फीलिंग जाहिर है कि आपके आइडियाज कंफर्म हुए हैं, क्योंकि एक और पार्टिसिपेंट ने भी यही ओपिनियन दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ मुझे एक ये बात बताइएगा कि आपकी फीलिंग, अगर कोई एनिमल आपकी उस तो आप उस वक्त
फीलिंग को डायसेक्ट कर सकती हैं कि आप उसको किस तरह से लेबल करेंगी? फीलिंग ऑफ, यानी कि जो एनिमल, क्वेश्चन नंबर 2 के, तो फीलिंग ऑफ क्या कहेंगी आप? एनिमल को क्या हुआ होगा उस वक्त? आपकी फीलिंग क्या है जब एनिमल के साथ ये हुआ? तो अफसोस हो, ज़ाहिर अफसोस और दर्द महसूस हुआ, ये ठीक है, फीलिंग होती है। ओके, ठीक है, सही है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से मुझे ये बताएंगे कि जिस आदमी ने उसको शॉट किया, उस डॉग को ये करके, तो आपको क्या, आप समझ पा रही हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन एनिमल पेन के बारे में क्या होगी? मैं फिलहाल तो इसकी कड़ियां पेरेंटिंग में जोड़ना शुरू हो गई हूँ तो पेरेंट्स और बच्चों के उसमें चली गई हूँ मैं एकदम, अच्छा, आपके क्वेश्चन करने से। हाँ, कि यहाँ पे ऐसी बात क्यों आई गई है, हाँ, मुझे तो भी इससे बहुत मैं बस सवाल एकदम अभी उधर चली गई हूँ ठीक है, ठीक है, तो वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। क्या हमारी, यानी कि लर्निंग किस तरीके से, किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, जरा वो डेफिनेटली ऐसा होना शुरू हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ कनेक्शंस भी जरा बनेंगे। तो अब आप मुझे वो क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा जरा 2 मिनट के लिए प्रिसाइज करके जरा सोचिए। तो उस आदमी की कंस्ट्रक्शन समझ पा रही है कि वो क्या फील कर रहा था उस डॉग के बारे में? लास्ट वाला जो एलिफेंट वाला। बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सॉरी, मैं उसको कुछ और समझ रही थी, सॉरी। ओके, मैं ओके। ठीक है, आप सोचें अगर टाइम लेना चाहें तो। ठीक, नहीं बस वो अपना एग्रेशन निकाल रहा होगा और कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल रहे हैं, मतलब क्या इस माइंडसेट को क्या कह सकते हैं, बिल्कुल चलिए, कपटी इंसान कह सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन किसी और से भी लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सिद्रा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जी फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें वही वाला बेसिकली है कि नेचुरल और अननेचुरल। तो जो नेचुरल फिनोमिना है जिसमें इंसानों का कोई रोल नहीं है, जो वाइल्ड लाइफ है जैसे है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो उसमें इस तरह के पेन और मिजरी मतलब देख के भी जो है ना इस तरह से फील नहीं होती। तो जिसमें इंसानों का किरदार है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, वो भी चले, उसमें भी इंसान को थोड़ा सा दुख होता है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो पेन जो है ना उसकी महसूस की जा सकती है। और लेकिन उसमें भी चलें आप, वो जैसे क्या है कि केयरलेस है ड्राइविंग, अगर आपने देखा है तो थोड़ा सा बाज़ दफ़ा होता है, नहीं भी पता चलता, हाईवेज के ऊपर आ जाता है। तो उसमें भी यानी कि इंटेंशंस कोई नहीं है ह्यूमन बीइंग की, इंसान की जो है ना। अच्छा, तो लेकिन जो थर्ड है उसमें तो पूरी जो है ना उसकी, वो जिसने भी ये काम इंसिडेंट किया है तो वो एक हिस्ट्री है कि वो इस लेवल तक कैसे पहुंचा, जो उसने बेदर्दी से, और उसको जो है ना, तो नॉर्मल जो चल रहा है जैसे हम खुद ज़बीहा करते हैं, तो वो तो एक किस्म का हमें है ही नहीं ना, वो तो हम खुराक के लिए जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए हलाल की हैं, तो उसके लिए तो हमें नहीं फ़ील होता ना, क्योंकि वो हर चीज़ ने एक नेचुरल उसने है, डेथ तो हर किसी ने, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, तो वो तो इंसान की भी डेथ तो होनी है, तो वो किस तकलीफ से, कर्ब से गुज़रता है, तो वो तो जो गुज़रता है उसी को ही पता होता है। तो वो हर किसी ने डेथ की जो है ना वो तो करनी है। लेकिन इस तरह की जो अननेचुरल किस्म का है, बेदर्दी से, और वो डेफ़िनेटली उसका एहसास होता है, वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, तो हर एक के लिए जो फीलिंग्स जो है ना, वो इंसान की होती हैं। लेकिन नेचुरल में मेरा ख़्याल है कि शायद अल्लाह ताला ने वो इंसान को इस तरह वो दे दिया है, हौसला दे दिया, हिम्मत दे दी कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो लेकिन जो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि डेफ़िनेटली उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, या जिसके कोई इमोशंस या जो भी उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, जो इस तरह का एक्ट करता है, तो यानी उसको कोई इस तरह का सेंसलेसली जो उसने किल किया है, तो पीछे कोई ना डेफ़िनेटली कोई हिस्ट्री है उसका जो है ना, अच्छा, ठीक जो है, बेदर्दी एक से और क्वेश्चन जो का भी आंसर। करता है, चाहे जानवरों पे करता है या इंसानों पे करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दीजिए। जी, जी। जब ज़बीहा किया है तो हुँ, वहां हुँ, हुँ। पर आपकी वहां पर भी जिस तरह सिद्रा ने कहा कि अच्छी खासी हुँ, आपकी आपने तेज छुरी से और उसको तड़पा तड़पा के मारा है, और हुँ, लेकिन हुँ, वहां पर आम तौर पर मेजॉरिटी की हुँ, जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट नहीं होती।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में सबकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, फीलिंग्स ऑफ हर्ट यहाँ पर नजर आ रही हैं अब तक जितने लोगों ने राय दी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि दोनों लोगों की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, इसमें मैं वैसे बता देता हूँ, ज़बीहा तो चूंकि बेसिकली अल्लाह ताला ने वो बताया, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी है ना, कि जब आप तेज छुरी से आप उसकी करते हैं तो वो जब उसका ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन से कट ऑफ हो जाता है, तो इमीडिएटली जैसे ही कुछ सेकंड या मिनट्स के लिए अगर ब्रेन को ब्लड नहीं जाता तो वो कोमा में चला जाता है, और कोमा में कोई पेन नहीं होती। ओके। तो अब आपका लेकिन जैसे ही अगर आप शुरू में ही उसका बेसिकली जो ब्रेन को जा रहा होता है, यो जिसको हराम मर्ग कहते हैं, ठीक है, अगर वो भी आप काट देते हैं तो फिर वो बड़ी इस तरह की कैफियत में आता है, तब पेन होती है। तो इसलिए वो ज़बीहा में भी कहते हैं कि आप सिर्फ जो है ना उस वक़्त जो आपको वो ब्रेन के साथ जो आपका नर्वस सिस्टम है वो उसको आप ना ब्रेक करें, ताकि जो है ना बेसिकली जब ब्लड फ्लो आपने बेसिकली रोकना है, और जितना मैक्सिमम आपका तेज छुरी से इसीलिए कहते हैं ताकि आप इमीडिएटली उसका जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना कट कर दें ठीक है। ब्रेन से, तो तो ये वो कोमा में चला जाता है। इसलिए वो सबसे कम तकलीफ जो है ना वो इसी से, जो ज़बीहा जो मुसलमान जिस तरीके से करते हैं, ठीक है, सबसे कम जो है ना पेन जो है ना जानवर को इसी में ही होती है। ठीक है। तो आपकी कंस्ट्रक्शन ये है कि ये वाला जो ज़बीहा ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन जो इतने हाँ सारे जी, स्लॉटर्स होते हैं, वहां पर हाँ फीलिंग जी, हर्ट बहुत ही कम होती हैं, और उसके पीछे कंस्ट्रक्शन ये है कि नंबर 1 अल्लाह की तरफ से ये परमिसिबल एक्शन है, और जी, जी, नंबर 2 ये जी, कि तरीका वो अपनाया जा रहा है जिसमें पेन बड़ी कम है। अच्छा, और जी, जी, क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कहा कि फीलिंग्स ऑफ हर्ट काफी ज्यादा हैं, सबने कहा काफी ज्यादा हैं, वहां पे रीजन आपके ख्याल में क्या थी? उस आदमी की क्या कंस्ट्रक्शन है उस एनिमल के बारे में? नहीं, उसमें तो वो अपना एनिमल, वो तो अपना जो भी अपना उसका क्या चले कैथारसिस है या जो भी अपनी उसका एंगर है, वो तो उस जानवर पे निकाल रहा है। वो एक्चुअली तो वो पार्टी के खिलाफ, और वो साथ लेकिन जुल्म वो कर रहा है एक जानवर के ऊपर। ठीक है, तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन समझ पा रहे हैं? आपके ख्याल में उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, मेंटल कंस्ट्रक्शन उसकी क्या है कि वो ये काम कर पाया? नहीं, बेसिकली वो डेफिनेटली उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री होगी, कोई इस तरीके से जुल्म उसने देखा होगा या करता रहा हो, कुछ ना कुछ उसका होगा कि इस तरह के एक्शंस पे उसने कहीं से ये एक दिन में नहीं उसके ज़हन में आ गया होगा। ठीक है, तो वो तो उसको जानना पड़ेगा कि उसकी हिस्ट्री क्या थी और क्या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, जी है ना? जी, तकरीबन सबने मिलती-जुलती ही बात की है। लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि जैसे अभी कंस्ट्रक्शंस की बात हुई, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी कंस्ट्रक्शंस में शामिल है, क्योंकि हम बचपन से अपनी साइंस की बुक में ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक लाइफ साइकिल है, और हम देखते हैं कि शेर जो है वो उसको खाता है, हिरन को खाता है, हिरन फिर आगे घास खाता है। मतलब ये एक पूरा लाइफ साइकिल, एक प्रोसेस है, और ये कंस्ट्रक्शन जो कि हमारे दिमाग में बैठी हुई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इस वजह से हमें इसमें पेन कम फील हो रहा है। लेकिन ठीक। अगर ये सब कुछ हम अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखें, तो हम्म, ज़ाहिर है कोई भी इंसान जिसमें थोड़ा-सा हसास कहा जाएगा उसे, तो वो हम्म, कभी भी इसको अपनी आँखों के सामने देखता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जैसे ये कुर्बानी को डिस्कस किया जा रहा है, तो मुझे उसमें भी वही बात लगती है कि वो हमारी कंस्ट्रक्शंस में शामिल है। हमने बचपन हम्म, से देख लिया है उसको, हम देखते आ रहे हैं अपने बचपन से, फिर अपनी जवानी में, लड़कपन में, हर एज में उसको देखा है। वो चूंकि हमारी कंस्ट्रक्शन बन चुकी है, तो हम उसके लिए उस तरह से पेन फील नहीं करते। वरना किसी भी, जैसे अभी ये आपने एग्जांपल क्वेश्चन 2 रखा है हम्म, कि किसी भी जानवर को इस तरह गाड़ी के नीचे आ जाए, तो हमारे अपने साथ ऐसे हुआ कि एक बिल्ली थी या क्या, तो वो आई नहीं हमारी गाड़ी के नीचे, लेकिन मैं इतना डर गई कि मेरी चीख निकल गई, कि मैंने कहा वो उसको तकलीफ हुई होगी। उमर कहते हैं नहीं नहीं, ये जानवर इस तरह होते हैं, मतलब कि अचानक एकदम जैसे रोड पे, हाईवे पे भागते हुए आ जाते हैं, तो जाहिर है उस टाइम इंसान की स्पीड भी इतनी होती है कि कंट्रोल करना या मुश्किल होता है। लेकिन वो कहते हैं निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं, और वो गुजर गया था जानवर। लेकिन उस टाइम मतलब वो जाहिर है एक पेन। और जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें अपने मुआशरे का, अपने कल्चर का अक्स नजर आता है, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं कि जो डोमिनेंट है, जो पावरफुल है, वो अपने से कम को दबा रहा है। इसमें आप मुआशरा ले लो, मतलब अगर कोई कहीं का आका है, रईस है, तो वो जो उसके कमी कमीन है, वो उनके साथ हर तरह की ज्यादती कर सकता है। मैं मतलब इसको इंसानों में लेके बात करती हूँ। इसी तरह हम बाज जगह हस्बैंड वाइफ में देखते हैं, हस्बैंड डोमिनेंट है। इसी तरह हम पेरेंट्स में देखते हैं कि बाजुगत बच्चे राइट होते हैं,
वो जो बात कह रहे होते हैं बिल्कुल दुरुस्त होती है, लेकिन पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी यूज करके उनकी बात को दबा देते हैं। तो यही यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, मुझे उसमें यही नजर आ रहा है, हमारे मुआशरे का अक्स, कि हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है। तो चूंकि वहां पर वो ताकतवर था और उसने अपने बचपन में उसके साथ इस तरह हुआ होगा कि जो उससे ताकतवर होंगे उसकी बचपन में, जवानी में, उन्होंने उसको इसी तरह से दबाने की या तकलीफ देने की कोशिश की होगी। तो जब इंसान इस तरह का काम करता है ना, तो उसको अंदर से तस्कीन महसूस होती है। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा अजियत का शिकार हो जाते हैं ना, जैसे हम बच्चों को देखते हैं, जिन बच्चों पर बहुत ज्यादा सख्तियां होती हैं ना, तो वो फिर बड़े होके उसका बदला दुनिया वालों से ले रहे होते हैं, दुनिया वालों के साथ बहुत बुरे हो जाते हैं, उनको दुनिया को तकलीफ दे के बहुत मजा आता है। तो मुझे तो ये चीज समझ आई है। ठीक है हिना, ठीक है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिस चीज के बारे में हम बचपन से एक कॉन्सेप्ट, एक फिनोमेना होते हुए देख लेते हैं, और खास तौर पर जब उसको नेचुरल फिनोमेना भी, यानी कि वो अगर वो एक मेजर पोर्शन ऑफ द वर्ड में ऐसा हो रहा है, तो फिर वहां पर हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नमनेस की तरफ चली जाती है कि हाँ ये तो ऐसा होता ही है, इसमें क्या ऐसी बात है। तो यही कंस्ट्रक्शन हमारी कुर्बानी के जानवरों के बारे में भी संभव है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जहाज़े साहब। जी, बात ये कहना सोच रहा था मैं कि ये जो एक्सरसाइज हम करने की कोशिश कर रहे हैं लर्निंग जर्नल के हवाले से, अगर विद रिस्पेक्ट टू दैट, मुझे कुछ बातें अभी हुई हैं जो चैलेंज हुए हैं मेरे कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं हम। पहली बात जो थी ज़बीहा के हवाले से, अब तो खैर यहाँ अमेरिका में भी जगह बनी हुई है, लोग जाते हैं और करके आ जाते हैं खुद ही, बल्कि खुद ही करते हैं जाके। हमने कभी नहीं किया। लेकिन मेरी जो पाकिस्तान में जो मेरा वक्त गुजरा है वो था 9 साल और 12 साल की उम्र के बीच में। और उस दौरान जाहिर है हम नॉर्वे रहते थे, वहां से पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान जाना है, वहां पे सेट होना है, तो वो नहीं हो सका तो वापस चले गए। लेकिन उस दौरान मेरा जो, जाहिर है मैं बच्चा था, और उसमें फिर वो पाकिस्तान का सारा जो एक उस मंजर था उस जमाने में, वो सीखना और ये वो, तो उसमें एक हिस्सा ये भी था कि ये जो ज़बीहा का कॉन्सेप्ट है ये सामने आया। और अगर मुर्गी लेने भी जाना है तो वो अक्सर ये होता था कि वो उसके पास जाते थे, वो बताते थे जी ये कर दो, तो वो करके देता था, तो उसने गला काट दिया, फिर एक वो डब्बे में डाल दिया, वो तड़पती रही। मैं अपने अगर हवाले से बात करूं तो अब मैं ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि जाहिर है आपकी कंस्ट्रक्शंस आपके कल्चर के, आपके बैकग्राउंड के बेस पे डिफरेंट होती है, तो मेरी डिफरेंट है। और उस वजह से बेशक अल्लाह ताला, मैं मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये तरीका बताया है और ये सब कि ठीक है, और फरूक साहब ने वो ये भी बयान किया कि उसको दर्द कम होती है, किस वजह से कम होती है। लेकिन फिर भी लिए, मेरे नज़दीक वो एक दर्दनाक सीन है उसको ज़बीहा करना, इसके बावजूद कि वो अल्लाह का दिया हुआ एक रास्ता है हमारे लिए। तो इसमें फिर वो कंस्ट्रक्शन जो है, या जो ये लर्निंग जर्नल जो है, रिफ्लेक्शन, उसके हवाले से मैं सोच रहा था कि मेरा मेरा जो कॉन्सेप्ट है अब वो चैलेंज हो गया ना, और मैं उसको एक्सेप्ट, उसकी अगला जो क्वेश्चन है आप फील कैसे करते हो उसके बारे में, तो मैं फील ठीक नहीं करता हूँ कि उसको एक्सेप्ट करना, कि क्योंकि मेरे लिए वो एक नॉर्मल चीज नहीं एक्सेप्ट करना। हालांकि मैं मुर्गी खाता हूँ जो कि हुई होती है हलाल, और ये वो, लेकिन उसको देखना सामने से होते हुए एक एक इशू है। और उसी तरह का इशू है जिस तरह के आप अगर नेशनल जियोग्राफिक पे भी देख रहे हैं, एक चीड़ फाड़ हो रही है, जानवर एक दूसरे को कर रहे हैं, तो उसमें भी दर्द महसूस होती है उधर भी, और यहाँ पर भी महसूस होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी प्रीवियस पर्सपेक्टिव चैलेंज हुआ है, और उसके ऊपर जो फीलिंग्स हैं, उस ओपिनियन के चैलेंज होने पे आपकी इमोशन क्या है? ये था लर्निंग जर्नल का। नहीं, यही बात मैं करने की शायद ठीक से की नहीं। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बेहतर आपको
नहीं, गुस्सा मुझे कम आता है। मैं एक्सेप्टिंग होता हूँ काफी, तो लेकिन वो बात ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, एक आपका चैलेंज आ जाता है, तो उसके जाहिर है वो आपका वो नतीजतन आपका रवैया क्या है वो तो और बात है, ठीक है, फीलिंग्स क्या है, लेकिन जाहिर है मुझे क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं समझ रहा हूँ कि वो ठीक बात है? नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, दूसरे को जो मेरी पर्सपेक्टिव है, मेरा जो उस पे, वो मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि अच्छा आप मुझे मैं ये उसको एक्सेप्ट करूँ। हाँ। फीलिंग ऑफ अनकंफर्ट कह सकते हैं बस इसको, कि आपका जो पर्सपेक्टिव डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है। वो भी जरा स्ट्रांग होता है, लेकिन ठीक है, आप कह सकते ओके, हैं। ठीक है, बस सही हो गया जी, ठीक है, हाँ। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ उसको इस एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव में काफी देर से जो मैं बातें सुन रहा हूँ, उनको उसमें सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो लर्निंग हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। तो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो और फिर जो आखिर पे हिना बाजी ने बात की है, हिना साहबा ने, कि ये एक इंसान का, एक माशरे का जो की अक्कासी करती है बात, तो मेरे ख्याल से इस पे मेरा कंफर्म हुई है मेरी चीज, कि मैं समझता हूँ कि हाँ, और इसमें फीलिंग जाहिर है पॉजिटिव हुई है मेरी। ओके, ठीक है, सही। अच्छा मुर्जा भाई का इससे पहले हैंड रेस था जी, और फिर आमना का। इसमें मैं बस एक पॉइंट ये कह रहा था कि जो लास्ट हमारा पॉइंट है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जी जी, सोचने के लिए ज्यादा चीजें हैं, एनालिसिस के लिए ज्यादा चीजें हैं एज कम्पेयर टू जो ऊपर वाली 2 हैं। कि इसमें ये सोचना पड़ेगा कि ये एवोल्यूशन कैसे हुआ टुवर्ड्स नेगेटिविटी, डिक्लाइन कैसे हुआ, कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान की। क्योंकि ये जिस तरह फारूक ने भी कहा कि इंसान के बारे में है ये चीज, कि इंसान ने ये किया है, तो उसकी कंपनी को देखना, उसकी ग्रूमिंग को देखना, उसके एजुकेशन को देखना, उसकी जो दोस्तियां हैं उसको देखना, फिर कैसे जो है ना वो मूव करता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, और कैसे उसको नेग्लेक्ट किया सोसाइटी ने, उसके घर वालों ने उस पर तवज्जो नहीं दी, कि वो इस लेवल पे पहुंच गया कि उसने ये टीम लेवल का काम किया। तो मेरा इस पे सोचने की बातें ज्यादा हैं, सीखने की बातें ज्यादा हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन की ज्यादा है कंपेयर टू जो ऊपर वाली 2। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा आमना, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वैसे तो माजरत चाहूंगी कि मैं शुरू में बिल्कुल नहीं ज्यादा वो से सुन पाई, लेकिन मैं अभी सुन रही थी प्रॉपरली, तो अब मैं कुछ समझ गई हूँ कि क्या बात हो रही है। तो अच्छा, शुरू वाली जो चीजें हैं उसमें अगर मैं अपनी फीलिंग बयान करूं, तो एक नेचुरल फिनोमेना होने के बावजूद भी ना, मतलब मेरे लिए वो बहुत कि जैसे अभी मैंने ना बात करते हुए भी, जैसे मैं कहूंगी कि मुझे ऐसे ना कब पीस ही कह लें, या फिर एक मेरा दिल को कुछ होगा। मैं एक दफा अपने हस्बैंड के साथ मुर्गी लेने चली गई, और उसने इसी तरह जैसे ये इन्होंने जहाँ जेब साहब ने बात की कि उसका गला काटा और फिर उसको डब्बे में डाल दिया। अच्छा, मैं मुसलसल ऐसे लग रहा था जैसे मैं मुर्गी हूँ, मैं मुर्गी की फीलिंग फील कर रही हूँ। और फिर उसके बॉडी वहां पे उसके शेल्फ पे पड़ी थी, और वो हिल रही थी, और मैं मतलब मेरे लिए वो बहुत, तो मैं एक उस लिहाज से मैं कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये जो आदमी थोड़े सख्त भी होते हैं, और वो जालिम भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो इस तरह की चीजें देख देख के शायद इतने आदी हो चुके आमना आपकी मतलब आवाज भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, सही पॉइंट पहुंच रहा है थोड़ा सा। असल में मैं रास्ते में हूँ, अब हम सफर कर रहे हैं, तो वो मुझे मैं ये कहूंगी कि इस लिहाज से ना एक ये भी फर्क हमारी सोसाइटी के मेल और फीमेल में भी, कि मेल चूंकि ज़बीहा भी कर रहे हैं और वो ज़िबा भी कर रहे हैं, बकरियां और अपना ये मुर्गियां वगैरह भी इस तरह के, तो इस वजह से भी शायद वो थोड़े से जो है ना, मेरे ख्याल में कि थोड़े सख्त ज्यादा और कोल्ड हार्टेड से हो जाते होंगे। ठीक है। अच्छा, और सेकंड वाला जो पॉइंट था वो ये कि वो भी बहुत ही उसमें जैसे हिना ने कहा कि हमारे साथ भी लास्ट वीक ये हुआ कि गाड़ी के सामने एकदम ब्रेक लगी, और बस मतलब मुझे तो ये लगता है जैसे मैं बस एकदम बेजान हो जाती हूँ इस तरह के मौके पे। तो और जो थर्ड पॉइंट है उसमें तो मेरा ये है कि वो जो बंदा उसको
गोली मारा ना एक जानवर को झंडे में लपेट के, जी जी, तो उसकी नजर में या उसके दिमाग में उस टाइम उसको वो जानवर नजर ही नहीं आ रहा होगा, उसको उस टाइम वो बंदा नजर आ रहा होगा जो उसके दिमाग में था, और वो उसके जहन में ही नहीं होगा कि मैं इस जो है ना जानवर को मार रहा हूँ। मतलब ये कि वो उससे भी, हालांकि देखा जाए तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि एक इंसान उसके दिमाग में है और वो उसका बदला लेने के लिए कितनी खतरनाक वो हरकत ये कर रहा है कि एक जिंदा जान को जो है वो इतना। तो यही है मेरे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 3 लोगों के हैंड रेज हैं, लेकिन हम इसमें लेंगे, हमारा टाइम चूंकि हो गया। इसको हमने थोड़ा सा और भी इसको क्लोज अप करें ना, अभी 5 मिनट्स ले लें लोगों की परमिशन से, 5 मिनट ले लें। जी फारूक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें बिल्कुल छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। ये थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली हम एक बंदे को देख रहे हैं, लेकिन ये जो इसने किया एक्ट, ये एक मेरा ख्याल मजमे के अंदर उसने किया था। तो इसमें तो पूरा वो जो क्या है मुआशरे की अक्कासी करता है, तो इसमें तो जो देखने वाले हैं और जिनके सामने ये हो रहा है वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं इसमें। तो वो हम सिर्फ एक बंदे को देख रहे हैं, ये तो पूरी कौम का वाकई मुआशरे की अक्कासी कर रहा है, जिनके सामने ये जुल्म हो रहा है और वो उसको रोक नहीं रहे। तो ये उनसे ज्यादा बड़े मेरा ख्याल है कि इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इस किसी के सामने ज्यादती किसी के साथ हो रहे हैं और वो खामोशी से देख रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा एक्चुअली ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि अभी पॉइंट 1 और 2 के हवाले से भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो भी रहते हैं, और कुछ assumptions वहां पे भी एक्सप्लोर करनी है। लेकिन मैं चाह रही थी कि जितने सब लोग अपनी ओपिनियन देना चाह रहे हैं तो वो सब हो जाएं, तो उसके बाद हम उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए टाइम और लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर हम इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ही दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी बाजी, ये थोड़ी सी रीजन चलें, ठीक है, बिल्कुल सही। आप अलबत्ता अपनी ओपिनियन प्लीज लिख के रख लीजिएगा, तो नेक्स्ट सेशन में हम आपसे ही पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे फिर हम रोकते हैं, और पॉइंट 1 के हवाले से भी जैसे मुर्जा भाई कह रहे थे ना कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे लिए काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन का है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इन तीनों में अगर आप देखें तो एक तदरीज है ना, तो आप 1 पे भी मैं आप सबको इनवाइट करूंगी कि आप लोग 1 के बारे में भी थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को ज्यादा इस पे प्रीसाइज करने की कोशिश करें, दैट व्हाट यू आर एग्जैक्टली फीलिंग टू सी सच अ सीन। और फिर 2 के बारे में भी सबके साथ चूंकि हुआ है, तो थोड़ा जितना आपके फीलिंग्स ज्यादा प्रीसाइज हो के स्पेसिफिक हो के आपके सामने आएंगी, तो हम फिर 1-2-3 चीजों पे और भी बात कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेटिंग। आप सब लोगों के टाइम के लिए भी शुक्रिया, और आप सब लोगों को एनरिच करने के लिए भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो अपना तब तक ख्याल रखिएगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आप लोग बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफिज।